गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। चलो तो कल हमारा फर्स्ट लेक्चर हुआ था, आज सेकंड लेक्चर है। थोड़ा सा कल का जो पार्ट किया था हमने उसको रिवाइज कर लेते हैं, थोड़ा क्विकली रिवाइज कर देते हैं और फिर नया क्वेश्चंस पे आगे के पार्ट पे चलते हैं। कल हमने क्या किया था, तो सबसे पहले एक इनकम फ्लो बनाया था, आपको याद है हमने दो इनकम फ्लो बनाया था एक्चुअली कल। बट अब हम वो दोनों इनकम फ्लो नहीं बनाएंगे, जो हमारे काम का है इस चैप्टर में, जो हमें काम में आएगा उसका इनकम फ्लो बनाते हैं, ठीक है। तो इस चैप्टर के लिए जो काम में आने वाला था वो इनकम फ्लो कैसा था उसको एक बार देख लेते क्विकली। इनकम फ्लो स्टेटमेंट, इसको सिर्फ इनकम स्टेटमेंट कहेंगे तो भी चलेगा, ठीक है। सबसे पहले ये शुरू होता है सेल्स से, उसके बाद एक सेकंड ना, ओके चलो। तो ये शुरू होगा सेल्स से, उसमें से लेस कर देते हैं हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, सीओजीएस। फिर हमें मिलता है ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट में से हम लेस करते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंस। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में बहुत सारे एक्सपेंसेस आते हैं, कुछ एग्जांपल्स में दे रहा हूं। एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस, सेलिंग एक्सपेंस, सेलिंग या डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस, उसके बाद वेयर हाउसिंग, वेयर हाउसिंग एक्सपेंस, अदर ऑफिस एक्सपेंस। तो ये कुछ एग्जांपल है, जब क्वेश्चंस आएंगे क्वेश्चन में हम डिसाइड करेंगे कि कौन से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है कौन से नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, ये होने के बाद इसमें से हम ग्रॉस प्रॉफिट में से जब ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस कर देते हैं तो जो बचता है उसे हम बोलते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट। और वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट को एक और नाम है, उसे कहा जाता है ईबीआईटी, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ईबीआईटी। नेक्स्ट, इसमें से लेस होगा, इसमें से हम लेस कर देंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट, उसका नाम ही है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। तो हम पहले इसमें से अब टैक्स माइनस कर देते हैं, तो सॉरी पहले टैक्स नहीं, पहले इंटरेस्ट माइनस कर देते हैं, इंटरेस्ट लेस हो जाएगा। फिर इंटरेस्ट माइनस होने के बाद जो बचता है उसे नाम दिया जाता है अर्निंग बिफोर टैक्स, अर्निंग बिफोर टैक्स, शॉर्ट में उसको बोलते हैं ईबीटी, अर्निंग बिफोर टैक्स। अर्निंग बिफोर टैक्स के बाद लेस होता है टैक्स, फिर लेस हो जाएगा टैक्स, टैक्स माइनस करके जो बचता है उसको हमने नाम दिया था अर्निंग आफ्टर टैक्स, अर्निंग आफ्टर टैक्स, ईएटी, ईएटी कहते हैं, या उसको प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ऐसा भी करते हैं, पीएटी भी कहते हैं। तो इस तरीके से हमारा फ्लो बना था, करेक्ट है, ये हमारा फ्लो था। इसके आगे भी था, इसमें से अब ये अर्निंग नेट प्रॉफिट है, ये फाइनल नेट प्रॉफिट होता है। अब इस नेट प्रॉफिट में से हम प्रेफरेंस डिविडेंड इशू करते हैं, और प्रेफरेंस डिविडेंड के बाद जो प्रॉफिट बचता है वो इक्विटी शेयर होल्डर्स का प्रॉफिट होता है, और उसमें से चाहे तो इक्विटी डिविडेंड इशू करते हैं, नहीं इक्विटी डिविडेंड किया तो वो पूरा कंपनी अपने पास रिटेन कर देती है, या कुछ इक्विटी डिविडेंड इशू करती है कुछ रिटेन करती है, तो उसमें से इक्विटी डिविडेंड माइनस होता है और जो बचता है उसको रिटेन अर्निंग कहा जाता है। तो वो ठीक है, वो पार्ट अभी हमारे काम का नहीं है, जब आएगा तब देखेंगे। बट ये स्टेटमेंट है जिसको हमको रेशो एनालिसिस इस चैप्टर में हमने यूज करना था, तो हमने कल इसके बारे में डिस्कस किया था, वापस एक बार देख लिया।
हाँ, और कुछ रेशियोज भी हमने डिस्कस किए थे, फटाफट से वो रेशियोज भी हम देख लेते हैं। सबसे पहले था हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट रेशो, जीपी रेशो, ग्रॉस प्रॉफिट रेशो, जिसमें हम ऊपर ग्रॉस प्रॉफिट लिखते हैं डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100, जीपी डिवाइड बाय सेल्स इनटू 100। नेक्स्ट हमने देखा नेट प्रॉफिट रेशो, इसका मतलब होता है कि नेट प्रॉफिट सेल्स के कितने परसेंट है, तो नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100। थर्ड हमने देखा ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो इज इक्वल्स टू ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइड बाय सेल्स, और वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट को हम बोलते हैं ईबीआईटी, तो हम बोलेंगे ईबीआईटी अपॉन सेल्स इनटू 100। और ये जो ऊपर भी हमने नेट प्रॉफिट लिखा है, ये नेट प्रॉफिट डिवाइड बाय सेल्स इनटू 100, तो ये नेट प्रॉफिट मतलब हमारे लिए कौन सा नेट प्रॉफिट होता है, ये जो लास्ट वाला पीएटी है ना, या अर्निंग आफ्टर टैक्स है, तो अर्निंग आफ्टर टैक्स या प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ये होता है नेट प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट डिवाइड बाय सेल्स इनटू 100, करेक्ट। उसके बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो हुआ ईबीआईटी डिवाइड बाय सेल्स इनटू 100। फिर देखा था ऑपरेटिंग एक्सपेंस रेशियो, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस रेशियो, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस रेशियो में हम ऊपर लिखते थे ऑपरेटिंग एक्सपेंस जितने भी होंगे, जैसे एडमिन एक्सपेंस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, वेयर हाउसिंग एक्सपेंस, अदर एक्सपेंस, ऑपरेटिंग एक्सपेंस डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100। नेक्स्ट हमने देखा था, ये वाले इंपॉर्टेंट थे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो, ऑपरेटिंग एक्सपेंस रेशो, और थर्ड वन था ओनली ऑपरेटिंग रेशो। जब वो सिर्फ ऑपरेटिंग रेशो की बात करते हैं तो ये नाम से नहीं समझ में आता है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो तो भी नाम से समझ में आ जाता है कि ऊपर प्रॉफिट लेना है, नीचे सेल्स, कि सेल्स के कितने परसेंट ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस रेशो भी नाम से समझ में आता है कि ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कितने परसेंट है प्रॉफिट के। बट जब हम ऑपरेटिंग रेशो की बात करते हैं तो ऑपरेटिंग रेशो में हमको किस चीज का परसेंटेज बताना है इन रिलेशन टू सेल्स, तो सीओजीएस प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस, मतलब कुल मिला के सारे खर्चे, कुल मिला के बिजनेस के कोर एक्टिविटी के सारे खर्चे, अपार्ट फ्रॉम इंटरेस्ट एक्सपेंस, इंटरेस्ट और टैक्स छोड़ के, इंटरेस्ट जो ऑपरेटिंग है, तो सीओजीएस प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस ऊपर करेंगे, सीओजीएस प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100। ये याद रखने वाला था। ऑपरेटिंग रेशो, जब भी सिर्फ ऑपरेटिंग रेशो बोलेंगे तो सीओजीएस प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस डिवाइडेड बाय सेल्स करना है। एंड थर्ड लास्ट वन, सिक्स वन इज फाइनेंस कॉस्ट रेशो। तो ऐसे तो देखो जो भी खर्चे हैं, जिस खर्चे को उनको सेल को कंपेयर करना है तो वो उसका नाम बना सकते हैं, डेप्रिसिएशन टू सेल्स रेशो या डेप्रिसिएशन रेशो। तो हम क्या बोलेंगे, तो डेप्रिसिएशन ऊपर लो और नीचे सेल्स ले लो, तो वैसा ही है फाइनेंस कॉस्ट रेशो, फाइनेंस कॉस्ट रेशो। तो जो भी खर्चा है उसको सेल्स से कंपेयर करना है तो उसका एक रेशो बोल देंगे। तो यहाँ पे जैसे फाइनेंस कॉस्ट रेशो, तो ऊपर फाइनेंस कॉस्ट लेना है, मतलब ऊपर इंटरेस्ट लेना है, इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100, इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100, ठीक है। फाइनेंस कॉस्ट मतलब इंटरेस्ट। तो ये कुछ हमने रेशोज कल देख लिए थे, फास्ट से मैंने उसको सिर्फ रिपीट कर दिए, क्वेश्चन भी कर लिया था। बट आज एक और अच्छा क्वेश्चन लेते हैं जिससे आपको इनके आपस के रिलेशन भी समझ में आ जाए। एक और चीज शायद से हमने कल पढ़ी थी कि ये जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो है और ऑपरेटिंग रेशियो है, इनमें रिलेशन है, वो भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं। हमने बोला था कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो और प्लस ऑपरेटिंग रेशियो, इन दोनों की टोटल हमेशा 100% होती है, क्योंकि सेल इज इक्वल्स टू 100%। सेल को ही कंपेयर कर रहे हैं ना अलग अलग चीजों से, तो मतलब सेल इतना है तो बाकी चीजें कितनी, तो सेल इज 100%। तो इन दोनों की टोटल हमेशा सेल की इक्वल आती है। जैसे कि यहां पे हमने क्या लिया था, हमने यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट लिया था कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट सेल के कितने परसेंट है, और यहाँ पे सीओजीएस
प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस सेल्स के कितने परसेंटेज, तो इन तीनों का मिला के तो सेल्स बनता है ना, इन तीनों की एडिशन कर दो तो सेल्स बनता है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट सीओजीएस प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस इज इक्वल टू सेल्स। तो ये सेल के कितने परसेंट है प्लस ये सेल के कितने परसेंट है, तो दोनों के परसेंटेज की टोटल करेंगे तो 100% आएगा। तो इससे फायदा क्या होता है, इससे फायदा ये होता है कि अगर हमको एक रेशियो पता है, एक रेशियो का परसेंटेज पता है, तो दूसरे रेशियो का परसेंटेज पता चल सकता है। जैसे कि अगर हमारे पास ये पता है कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो इज 30%, इफ ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो इज 30%, देन 100 माइनस 30 ऑपरेटिंग एक्सपेंस शुड बी 70%। और अगर ये पता है इफ ऑपरेटिंग रेशियो इज 80%, दैट मीन्स ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो इज 20%। तो अगर ऑपरेटिंग रेशियो 80% है, मतलब सीओजीएस प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस सेल्स के 80% है, तो बचेगा 20% आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। तो ये समझा, अब ये भी काम में आएगा। और भी कुछ रिलेशन है बट अब हम वो जो आगे क्वेश्चन करेंगे उसमें देखते हैं इसमें हमको समझ में आते हैं क्या। ठीक है, चलो ये वाला एक क्वेश्चन है जिसमें कुछ चीजें मिसिंग है। जैसे यहाँ पे कितने एग्जांपल है, ए बी सी डी ई, 5 एग्जांपल्स है, 5 एग्जांपल है, बट 5 एग्जांपल में कुछ चीजें गिवन है, कुछ मिसिंग है। तो जो मिसिंग है जिसमें रेड क्वेश्चन मार्क किया है वो हमको फाइंड करना है। ओके, उसके पहले लगा तो हम ये क्वेश्चन कर सकते हैं सिर्फ एक रिकैप बोल के, उसके बाद ऊपर आ सकते हैं। तो चलो ये जल्दी से एक क्वेश्चन कर लेते हैं। सेल्स 15 लाख, सीओजीएस 60% ऑफ सेल्स, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस 120, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस 260, इंटरेस्ट कॉस्ट 40,000 एंड टैक्स रेट 40%। और वही पूछा है जीपी रेशियो निकालो, एनपी रेशियो निकालो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो निकालो, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस रेशियो निकालो, ऑपरेटिंग रेशियो निकालो एंड फाइनेंस कॉस्ट रेशियो। बस वही 6 रेशियो निकालने, तो थोड़ा सा फास्ट। अगेन हम सिर्फ इसे रिवाइज करने के लिए ये क्वेश्चन कर रहे हैं कि अगला क्वेश्चन हमको थोड़ा अच्छे से समझ में आए, तो इसको क्विकली वो फ्लो बनाते हैं अपना, वो फ्लो बना के इसको सॉल्व करते हैं। हाँ लगा तो जो लोग अभी ऑनलाइन रिकॉर्डेड लेक्चर देखेंगे तो वो क्वेश्चन पढ़ने के बाद यहाँ पे उसको स्टॉप कर देना, स्टॉप करके आप खुद से सॉल्व करना, मतलब पॉज कर देना वीडियो, खुद से सॉल्व करना और फिर आंसर देखना। चलो अभी तो मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं, अब पॉज करके देखना। और अभी तक का अगर जो लोग यूट्यूब पे देख रहे हैं, आपको लग रहा है ये इंपॉर्टेंट, मतलब ये लेक्चर जो है वो हमारे काम में आने वाला है, समझ में आ रही चीजें, तो प्लीज इसको लाइक करना। कमेंट भी अगर आप दे सकते हो तो कमेंट भी दे देना। हाँ जब तक आपको पसंद ना आए तो बिल्कुल आप नहीं करोगे तो भी चलेगा। ठीक है, चलो तो एक ही बेटा अपन इसको स्टार्ट कर देते हैं। तो सबसे पहले शुरू होता है हमारा सेल्स। सेल्स कितना दिया है क्वेश्चन में, सेल इज गिवन 15 लैक्स, तो सेल 15 लैक्स दिया है। ठीक है, वेट अ मिनट। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। सेल्स 15 लाख, सेल्स के बाद है सीओजीएस इज 60% ऑफ सेल्स, तो हम इसमें से लेस करेंगे, हम माइनस कर देते हैं सीओजीएस विच इज 60%, तो 15 लैक्स का 60% निकाल लेते हैं, 9 लैक्स, ये लेस कर देंगे तो हमें मिलेगा 6 लाख। 6 लैक्स क्या रहेगा, तो वो रहेगा ग्रॉस प्रॉफिट, 6 लाख इज ग्रॉस प्रॉफिट। 6 लैक्स में से हम क्या करेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट में से हम माइनस करते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंस, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हम माइनस करते हैं। तो ऑपरेटिंग एक्सपेंस क्या क्या है हमें क्वेश्चन में चेक करने पड़ेंगे, तो देखते हैं। क्वेश्चन में ऑपरेटिंग एक्सपेंस में हमको दिया है एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस 120 एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस 260, तो लिख देते हैं एडमिन एक्सपेंस 120, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस
आई थिंक 240, 260, 2,60,000। सो टोटल आएगी इसकी 3,80,000। करेक्ट। तो ये माइनस कर देते हैं, 3,80,000 माइनस कर देंगे, तो 380 माइनस करने के बाद बचेगा अपना 2,20,000। दिस 2,20,000 इज ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ये है हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट, जिसका दूसरा नाम है EBIT। इट इज EBIT। करेक्ट। नेक्स्ट इसमें से लेस हो जाएगा, आप इसमें से माइनस कर देते हैं इंटरेस्ट, interest cost, and interest cost is given ₹40,000. Interest cost is given 40,000। तो 220 माइनस 40, ये आ गया 180। इसको बोलेंगे, ये है हमारा अर्निंग बिफोर टैक्स। अर्निंग बिफोर टैक्स, जिसको हम बोलते हैं EBT, अर्निंग बिफोर टैक्स। अब अर्निंग बिफोर टैक्स में से माइनस होगा टैक्स एट द रेट, टैक्स का परसेंटेज दिया है 40%, टैक्स इज 40%। तो 180 इंटू 40%, 72,000। 72 लेस कर देंगे तो बचेगा 1,08,000, जिसका नाम होगा अर्निंग आफ्टर टैक्स, EAT या PAT। और ये होता है हमारा नेट प्रॉफिट, इसी को कहते हैं नेट प्रॉफिट। ठीक है। अब वन बाय वन एक एक रेशियो ढूंढते हैं, उन्होंने जो जो पूछे हैं। फर्स्ट, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। फर्स्ट कैलकुलेट करते हैं ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो GP डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100। सो GP डिवाइड बाय सेल्स इनटू 100। तो GP हमको दिया, हमने कैलकुलेट किया, फ्लो बनाया है। तो GP में हमारे पास फ्लो में अवेलेबल है 6 लाख। GP इज 6 लाख डिवाइड बाय सेल्स, सेल्स इज 15 lakhs into 100। तो 6 डिवाइड बाय 15 विच कम्स 40%। अब ये 40%, ये तो समझ में आ रहा है, 6 लाख ग्रॉस प्रॉफिट है डिवाइडेड बाय सेल्स, तो वो आ रहा है 15 लाख। बट यही 15 लाख हम एक और तरीके से भी निकाल सकते थे, सॉरी 50 लाख बोलो, यही 40% हम एक और तरीके से भी निकाल सकते थे। जो जीपी रेशियो आया है 40%, वो हम सिंपली बोल सकते थे कि जब हमारा सीओजीएस अगर 60% है, इफ आवर सीओजीएस इज 60%, दैट मीन्स सीओजीएस इज 60% ऑफ सेल्स। सीओजीएस इज 60% ऑफ सेल्स। और अगर सीओजीएस सेल्स में से माइनस कर दो तो जो बचता है वो तो होता है ग्रॉस प्रॉफिट। तो अगर सेल्स के 60% सीओजीएस है तो बचे हुआ 40% ग्रॉस प्रॉफिट होगा। तो यही पे समझ में आ गया था कि ग्रॉस प्रॉफिट 40% आना चाहिए। ठीक है, वो हो गया। नेक्स्ट हम निकालेंगे नेट प्रॉफिट रेशो। नेट प्रॉफिट के लिए हम ऊपर लेंगे नेट प्रॉफिट, और वो क्या होता है हमारे फ्लो के हिसाब से, वो होता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। सारा खर्चा माइनस होने के बाद वाला प्रॉफिट, टैक्स माइनस होने के बाद वाला प्रॉफिट। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100। और वो कैसे आता है? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आया है 1,08,000। यहाँ पे फ्लो में हमारे पास अवेलेबल है 1,08,000 डिवाइडेड बाय अगेन सेल 15 lakhs मल्टीप्लाई बाय 100। तो 1,08,000 डिवाइडेड बाय 15 lakhs मल्टीप्लाई बाय 100, वो आ रहा है 7.2%। तो आपका नेट प्रॉफिट रेशियो आ गया 7.2%। नेक्स्ट वन, अभी इंपॉर्टेंट रेशियोज अगला है ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो।
ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो, उसका फॉर्मूला है ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स। और ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट हमारे फ्लो में कौन सा होता है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट हमारे फ्लो में होता है EBIT into 100। तो EBIT चेक कर लो हमारे फ्लो में कहां पे है, तो ये रहा हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट EBIT। तो EBIT 2,20,000, 220 डिवाइडेड बाय सेल्स, सेल्स इज 15 lakhs into 100। तो 2,20,000 डिवाइड बाय 15 lakhs into 100, तो वो आ रहा है 14.67%। 14.67%, करेक्ट। नेक्स्ट वन, अब आते हैं, आपने अगर सॉल्व कर लिया है, वीडियो पॉज करके आपने अगर सॉल्व कर लिया तो क्रॉस चेक करो सारे आंसर्स मैच हो रहे हैं क्या, और कहीं पे गड़बड़ लग रही है तो उस पर थोड़ा अच्छे से ध्यान दो, वापस से सुन लो कि मैं क्या बोल रहा हूं और कैसे आंसर्स आए हैं। नेक्स्ट वन, अगला है ऑपरेटिंग एक्सपेंस रेशो। ऑपरेटिंग एक्सपेंस रेशो, तो हमको ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस लेने हैं ऊपर, ऑपरेटिंग एक्सपेंस डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100। और ऑपरेटिंग एक्सपेंस हमारे पास अवेलेबल है। ऑपरेटिंग रेशो में क्या क्या है? दो है, एडमिन, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में दो चीजें, एडमिन एक्सपेंस और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस। दोनों की टोटल हमने ऑलरेडी कर दी है 3,80,000। हम सीधा लिख देते हैं 380 डिवाइडेड बाय सेल्स, सेल्स इज 15 lakhs into 100। तो 380 divided by 15 lakhs into 100, which comes 25.33। 25.33 आ रहा है, 3,80,000 डिवाइड बाय 15 lakhs। ठीक है। नेक्स्ट वन, अब आएगा ऑपरेटिंग एक्सपेंस, सॉरी ऑपरेटिंग रेशो। अगला आने वाला है ऑपरेटिंग रेशो। और ऑपरेटिंग रेशो का फॉर्मूला क्या है? याद रखना है, ये नाम से नहीं समझ में आता तो इसलिए इसमें COGS प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस दोनों ऐड करने हैं डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100। तो COGS हमारे पास है 9 लाख और ऑपरेटिंग एक्सपेंस है 380। तो 9 लाख प्लस 380 डिवाइडेड बाय 15 lakhs इनटू 100। So 9 lakh plus 380 divided by 15 lakhs into 100, that comes 85.33%। चेक कर लेना, 85.33%। 9 lakhs plus 380 तो वो आ रहा है 12,80,000 और 12,80,000 को डिवाइड किया 15 लाख। कैलकुलेशन क्रॉस चेक करना, खुद से करना। एंड लास्ट वन है आपका फाइनेंस कॉस्ट रेशो। फाइनेंस कॉस्ट रेशो फॉर्मूला होता है फाइनेंस कॉस्ट रेशो का, ऊपर आएगा इंटरेस्ट, नीचे सेल्स इनटू 100। तो इंटरेस्ट है 40,000। इंटरेस्ट की वैल्यू हमारे फ्लो में 40,000 डिवाइडेड बाय 15 lakhs इनटू 100। तो 40,000 डिवाइडेड बाय 15 lakhs इनटू 100, विच कम्स 2.67%। तो इंटरेस्ट इज 2.67% ऑफ सेल्स। ठीक है, चेक कर लेना। तो देखो आपके सारे आंसर्स मैच हुए क्या? देखो सिंपल सा है, बहुत कुछ मुश्किल नहीं है। हाँ, बट आगे जाके नए नए रेशोज बढ़ते जाएंगे, हम डेली और कुछ रेशोज पढ़ेंगे, तो तब जाके ये पुराने रेशोज थोड़े कंफ्यूजिंग लगेंगे, भूल गए ऐसा होगा। तो उसके लिए अभी से ही मेमोरी में थोड़ा तो कुछ तो ट्रिगर पॉइंट बना के रखो कि मुझे ये याद आना चाहिए, ऐसा सोचो तो मुझे ये याद आना चाहिए, ऐसा कुछ तो बना के रखो। ठीक है, चलो तो ये क्वेश्चन हो गया, सिंपल सा क्वेश्चन था। अब थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन करते हैं, देख लो। अब एग्जाम्पल दिया है जिसमें आपको A B C D E ऐसे 5 कॉलम से कुछ इंफॉर्मेशन दी है, कुछ आपको ढूंढनी है।
तो हम वन बाय वन जाते हैं, एक एक एग्जाम्पल एक साथ करेंगे, सॉरी एक एक एग्जाम्पल करेंगे। पहले ए वाला सॉल्व करेंगे फिर बी पे जाएंगे। ए में क्या क्या दिया है देखो, सेल्स दिया है 5 लाख का, सीओजीएस दिया है 80%। नेक्स्ट जीपी रेशो दिया है, नहीं जीपी रेशो नहीं दिया है, जीपी रेशो के सामने क्वेश्चन मार्क है, तो जीपी रेशो नहीं पता, ये हमको ढूंढना पड़ेगा। नेक्स्ट ईबीआईटी दिया है, ऑपरेटिंग रेशो दिया है, फिर ऑपरेटिंग नहीं ऑपरेटिंग रेशो भी नहीं दिया है, क्वेश्चन मार्क है। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को भी क्वेश्चन मार्क है। पैट दिया है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया है 20,000 का, और नेट प्रॉफिट रेशो पूछा है, नेट प्रॉफिट रेशो पूछा है। ठीक है, तो यहां पे तो लास्ट की दो लाइन पे थोड़ा सा पहले ध्यान दो। अगर लास्ट की दो लाइन पे, तो लास्ट की दो लाइन में क्या है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, मतलब अपना फाइनल वाला टैक्स जाने के बाद वाला प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, और नीचे नेट प्रॉफिट रेशो पूछा है। तो ये तो पैट डिवाइड बाय सेल्स इंटू 100 से आता है, पैट डिवाइड बाय सेल्स इंटू 100, तो सेल्स भी पता है ऊपर और ये पैट भी पता है, तो ये तो आ जाएगा नेट प्रॉफिट रेशो। ठीक है, अब अगेन आप पहले वीडियो पॉज करो, आप एक बार सोचो, ट्राई करो, अगर आता है ठीक, जहां तक आ जाता है वहां तक करो, जहां अटक जाते हैं वहां रुक जाओ, फिर से वीडियो प्ले करना और देख लो। ठीक है, चलो तो मैं स्टार्ट कर रहा हूं सॉल्व करना। पहला वाला करते हैं ए। फर्स्ट ए को सॉल्व करते हैं। पहले क्या कर देना, अपना जो अपना फ्लो है, जितना हमको पता है उतना तो शुरू करते हैं, वो बना देते हैं। तो सबसे पहले सेल्स, सेल्स के बारे में इंफॉर्मेशन दी है, सेल इज 5 लाख, तो सेल्स इज 5 लाख। नेक्स्ट सेल के बाद है सीओजीएस, सीओजीएस की अमाउंट नहीं दी है बट सीओजीएस के परसेंटेज दिए, सीओजीएस इज 80%, और ये 80% बोला है तो ये समझ लेना 80% ऑफ व्हाट, 80% ऑफ सेल्स। तो सेल्स 5 लाख का है, 5 लाख इंटू 80%, तो वो आ रहे हैं 4 लाख। लगा तो मैं ब्रैकेट में लिख भी देता हूं, कैसे निकाले, तो 5 लाख के 80% 4 लाख आ गए। तो अब ये माइनस कर देते हैं, 4 लाख सेल्स माइनस सीओजीएस, तो हमें मिलता है ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट आएगा 1 लाख। सर हम इसको सॉल्व करते समय ऐसे कॉलमनर सॉल्व क्यों नहीं कर रहे, ए बी सी डी एक साथ? नहीं, क्योंकि उनमें अलग अलग चीजें मिसिंग है, तो वो कंफ्यूजन होगा, तो हम एक एक आंसर निकालते, पहले ए वाले क्वेश्चन का निकालेंगे फिर बी वाले। सेल्स माइनस सीओजीएस, ग्रॉस प्रॉफिट आया। अब ग्रॉस प्रॉफिट में से हम क्या लेस करते हैं, ऑपरेटिंग एक्सपेंस। ऑपरेटिंग एक्सपेंस तो चेक करते हैं क्वेश्चन में ऑपरेटिंग एक्सपेंस अवेलेबल है क्या? नहीं सर, क्वेश्चन में ऑपरेटिंग एक्सपेंस अवेलेबल नहीं है, ऑपरेटिंग एक्सपेंस के सामने क्वेश्चन मार्क है, तो नहीं पता, तो ठीक है थोड़ी देर के लिए नहीं लिखते हम, क्वेश्चन मार्क है उसके सामने, हमको नहीं पता, नहीं लिखेंगे। बट ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस करने के बाद क्या आता है, ऑपरेटिंग एक्सपेंस करने माइनस करने के बाद ईबीआईटी आता है, ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस करने के बाद ईबीआईटी आता है, या जिसको हम बोलते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट, वही लिखते पहले, ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो कि होता है ईबीआईटी। चेक करते ये दिया है क्या, आई थिंक ये अवेलेबल है, यस ईबीआईटी अवेलेबल है, क्वेश्चन नंबर ए में ईबीआईटी अवेलेबल है 30,000। हाँ, तो इससे एक काम हो सकता है, इससे ये जो हमको फिगर मिसिंग है, ये फिगर मिल सकती है कि ग्रॉस प्रॉफिट के 1 लाख है, ग्रॉस प्रॉफिट के 1 लाख में से हम ऑपरेटिंग खर्चा हटाए, ग्रॉस प्रॉफिट में से ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस करें तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मिलता है। ग्रॉस प्रॉफिट लेस ऑपरेटिंग एक्सपेंस इज इक्वल्स टू ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट में से ऑपरेटिंग एक्सपेंस हटाओ तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मिलता है, तो फिर ऑपरेटिंग प्रॉफिट में अगर एड बैक कर दो ऑपरेटिंग एक्सपेंस तो जीपी मिल जाएगा, है ना। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में अगर एड बैक करते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंस तो जीपी मिल जाएगा, और वैसे ही जीपी में से अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट हटाओ तो ऑपरेटिंग एक्सपेंस मिल जाएगा। तो अगर हमको ऑपरेटिंग एक्सपेंस चाहिए तो हम ये जीपी इधर ट्रांसफर कर देते हैं, तो हम क्या बोलेंगे, या फिर ऑपरेटिंग प्रॉफिट को इधर ट्रांसफर कर देंगे, तो हम बोलेंगे जीपी माइनस ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ये कुछ इतना बताने की जरूरत नहीं, फिर भी मैं बोल रहा हूं, ये तो कॉमन सेंस से समझ में आ रहा है। जीपी माइनस ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज इक्वल्स टू ऑपरेटिंग एक्सपेंस।
या ऑपरेटिंग प्रॉफिट मैंने इधर ट्रांसफर कर दिया और ऑपरेटिंग एक्सपेंस को इधर भेज दिया, ठीक है। इसको ट्रांसफर कर दिया तो ये माइनस लाख, तो कर देते हैं जीपी में से ऑपरेटिंग प्रॉफिट माइनस कर देते हैं 1 लाख में से। ये लिखने की भी जरूरत नहीं है, ये तो सिर्फ समझाने के लिए लिखा मैंने। 1 लाख माइनस 30,000 70,000, तो इट कम्स 70,000। तो एक आंसर तो हमको अभी मिल गया, एक आंसर हमको मिल गया है 70,000। हम इसको हमारे अकाउंट के लैंग्वेज में, जो हम अकाउंट में लिखते थे, बैलेंसिंग फिगर, हम बोल सकते हैं कि हमने इसको फाइंड आउट कैसे किया, बैलेंसिंग फिगर से फाइंड आउट कर दिया, बैलेंसिंग फिगर से फाइंड आउट कर दिया। ग्रॉस प्रॉफिट पता था, ईबीआईटी पता था, तो जो डिफरेंस है वो ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। अब इसमें जो है, इसमें से लेस होता है इंटरेस्ट, इसमें से लेस होता है इंटरेस्ट, फिर मिलता है अर्निंग बिफोर टैक्स, फिर माइनस होता है टैक्स, फिर मिलता है अर्निंग आफ्टर टैक्स। बट क्वेश्चन की अगर लैंग्वेज देखे, क्वेश्चन में जो गिवन इंफॉर्मेशन है वो देखे, तो क्वेश्चन में हमको कहीं पे भी इंटरेस्ट के बारे में नहीं बोला है, हमको इंटरेस्ट के बारे में नहीं बोला है, हमको टैक्स के बारे में भी नहीं बोला है। तो हमको इंटरेस्ट नहीं पता, टैक्स नहीं पता, और कोई पूछा भी नहीं कि ये ढूंढ के बताओ, कहीं उसके सामने क्वेश्चन मार्क भी नहीं है कि इंटरेस्ट के अमाउंट ढूंढ के बताओ या टैक्स के अमाउंट ढूंढ के बताओ, ऐसा कुछ नहीं है। तो हम ये हमारा फ्लो यही तक रखेंगे, इसके आगे बढ़ने की जरूरत नहीं। हाँ, जो पैट डायरेक्टली दिया है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया है, तो वो नेट प्रॉफिट रेशियो निकालने में काम में आ जाएगा, नेट प्रॉफिट रेशियो निकालने में वो काम में आ जाएगा। तो चलो, अब क्या क्या क्वेश्चन मार्क बचा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ क्या मिल गया हमको। हमको जो है, तो पहले तो मिल गया है ये ऑपरेटिंग एक्सपेंस, ऑपरेटिंग एक्सपेंस हमको मिल गया है, तो ये मैं यहां लिख देता हूं 70,000, ठीक है। ये क्वेश्चन मार्क था, तो वो हमको मिल गया 70,000। अब क्या क्वेश्चन मार्क है, जीपी रेशो, तो चलो जीपी रेशो ढूंढते हैं इसमें। तो फर्स्ट जीपी रेशो, जीपी रेशो तो सिंपल है, वो तो वैसे भी आ सकता था, बट फिर चलो हम अलग से उसको ढूंढ के लिख रहे हैं कि एग्जाम में जब भी ऐसा कुछ आएगा तो आंसर तो लिखने पड़ेंगे। जीपी रेशो इज इक्वल टू जीपी डिवाइड बाय सेल्स इंटू 100, जो क्या आएगा, जीपी है 1 लाख, 1 लाख डिवाइड बाय 5 लाख इंटू 100, 1 लाख डिवाइड बाय 5 लाख इंटू 100, तो वो आ रहा है 20%, 20%। हाँ, और हम क्यों बोल रहे थे कि वो वैसे ही मिल सकता था बिना कैलकुलेशन के, क्योंकि सीओजीएस 80% है ना, सीओजीएस 80% है, तो 100 में से 80 हटाओ तो 20% मिलेगा आपको ग्रॉस प्रॉफिट। अगर मैंने एक साइड में कॉलम, आपको लिखना नहीं है, मैं बस समझाने के लिए बोल रहा हूं, कभी अगले क्वेश्चन में काम में आया तो काम में आएगा। अगर मैं इसको बोलूं ये अमाउंट का कॉलम है, ये अमाउंट का कॉलम है, और एक मैं परसेंटेज वाला कॉलम बना दूं, परसेंटेज वाला, हमको सिर्फ रिलेशन अंडरस्टैंड करने के लिए परसेंटेज का अगर कॉलम बना दूं, तो सेल्स तो 100% होता है, सेल के ही कितना परसेंट होता है, 100%। सीओजीएस सेल के कितने परसेंट है, 80%, तो 100 में से 80 हटा दो, 100 में से 80 हटा दो तो आएगा 20%, तो ये हमारा जीपी रेशो आया। अब ऑपरेटिंग एक्सपेंस, तो इसके लिए भी तो हमारे पास फॉर्मूला है, हम बोलते हैं ना ऑपरेटिंग एक्सपेंस रेशो बता दो, और वो दूसरा आई थिंक वही ढूंढना है। क्वेश्चन में भी देख लो, क्वेश्चन में भी हमको ये मिल गया। अब इसके सामने लिख देता हूं मैं, क्वेश्चन मार्क हटा के इसके सामने आ जाएगा 20%। अब ऑपरेटिंग रेशो ढूंढना है, ओके ठीक है, ऑपरेटिंग रेशो बोला है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस रेशो नहीं पूछा है, ऑपरेटिंग रेशो बोला है। फिर भी अगर मुझे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस रेशो बताना होता, ठीक है, मैं अभी ये उस क्वेश्चन के लिए नहीं, ऐसे ही बोल रहा हूं कि अगर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस रेशो बनाना होता, पूछा होता, तो मैं क्या बोलता, ऑपरेटिंग एक्सपेंस रेशो, ऑपरेटिंग रेशो, ऑपरेटिंग एक्सपेंस के रेशो कैसे आता, ऊपर ऑपरेटिंग एक्सपेंस 70,000 जो है वो, और नीचे सेल्स 5 लाख, तो 70,000 डिवाइड बाय 5 लाख, तो वो आता 14%, मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे तो 14%। तो अगर मैं परसेंटेज वाले कॉलम में, तो यहाँ पे आ जाएगा 14%, तो 20 माइनस 14%, तो जो बचा वो 6% बचा। मतलब जो आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो अगर पूछा होता, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो वो 6% आता। कैलकुलेट करके भी देखते हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो कैसे आता, ऑपरेटिंग प्रॉफिट ऊपर 30,000 डिवाइडेड बाय
सेल्स, सेल्स के 5 लाख, 30,000 डिवाइड बाय 5 लाख, 30,000 डिवाइड बाय 5 लाख इंटू 100, तो 6% आ रहा है, देख लो जो हमारी परसेंटेज के कॉलम में आया। तो ये परसेंटेज का कॉलम भी समझो, पहले 100%, उसमें सीओजीएस के 80% माइनस किए, ग्रॉस प्रॉफिट के 20%, उसमें से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस रेशियो 14%, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो आया 6%। देखते किसी और क्वेश्चन में काम में आया तो। चलो, तो हमको क्या पूछा था नेक्स्ट पूछा था हमको ऑपरेटिंग रेशियो। हाँ, ऑपरेटिंग रेशियो ढूंढना है हमें। ऑपरेटिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या है, थोड़ा इधर लिखते, ऑपरेटिंग रेशियो, ऑपरेटिंग रेशियो में याद है हमको सीओजीएस भी पकड़ना होता है, सीओजीएस प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100। तो सीओजीएस कितना है, 4 लाख, 4 लाख प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस 70,000, 4 लाख प्लस 70,000 डिवाइड बाय सेल्स के 5 लाख मल्टीप्लाई बाय 100, तो 4 लाख 70,000 डिवाइडेड बाय 5 लाख, तो विच कम्स 94%। ऑपरेटिंग रेशियो आ रहा है 94%, चेक करना, ऑपरेटिंग रेशियो आ रहा है 94%। सिंपल, सीओजीएस प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस कितने हैं सेल्स के, तो 94%। अगेन परसेंटेज वाले कॉलम से, परसेंटेज वाले कॉलम से ये भी हमको समझ में आ सकता था, देखो ये है 80%, सीओजीएस इज 80% प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस इज 14%। सीओजीएस सेल के 80% है और ऑपरेटिंग एक्सपेंस सेल्स के 14% है, तो ऑपरेटिंग एक्सपेंस प्लस सीओजीएस दोनों की टोटल कर देंगे परसेंटेज की, तो 94 आ रहा है, वही तो आया 94%, 80 प्लस 14, 18 प्लस 14, 94% आ रहा है। ठीक है, क्लियर हुआ। हाँ, ये हो गया। अब ये भी एक लिख देता हूं कि ये हमको पता चल गया ऑपरेटिंग रेशियो, ऑपरेटिंग रेशियो आया है हमारा 14%। एंड लास्ट वन नेट प्रॉफिट रेशियो ढूंढना है। नेट प्रॉफिट रेशियो ढूंढने के लिए तो हमारे फ्लो पे जाने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी उन्होंने पैट बताया, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 20,000 है, नेट प्रॉफिट रेशियो होता है ये पैट डिवाइडेड बाय सेल्स, तो पैट 20,000 है, सेल्स 5 लाख है, तो हम वो तो इजीली ढूंढ सकते हैं। थर्ड वन, नेट प्रॉफिट रेशियो, वो कैसे आएगा, पैट डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100। पैट इज 20,000, सेल्स 5 लाख into 100, so 20,000 divided by 5 lakh into 100 which comes 4%, ये मिल गया 4%। आप भी कर लेना, पैट डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू, पैट डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100 which comes 4%। ये हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर ए हो गया। बी सॉल्व करते हैं। अगेन पॉज करो, पहले आप ट्राई करो, आपको कितना आ रहा है नहीं आ रहा है समझो, क्योंकि अभी आना चाहिए, अभी हमने बहुत सारा डिस्कशन कर लिया है तो अभी आना चाहिए, तो पहले पॉज करके सॉल्व करके देखो और फिर प्ले करना, ठीक है। आई होप आपने सॉल्व कर लिया होगा। अब मैं सॉल्व करता हूं, चेक करना। बी वाला पार्ट सॉल्व करते हैं। पहले अगेन अपना स्टेटमेंट जितना बना सके उतना बना लेंगे। सेल्स कितना है, 8 लैक्स। ओके, पहले क्या क्या दिया है क्या क्या देखते हैं। सेल्स दिया है 8 लैक्स, सीओजीएस ढूंढना है, सीओजीएस का परसेंटेज ढूंढना है, जीपी रेशियो का परसेंटेज दिया है, इस बार जीपी रेशियो का परसेंटेज दिया है, ईबीआईटी की वैल्यू ढूंढनी है, ऑपरेटिंग रेशियो दे दिया है, इस बार ऑपरेटिंग रेशियो दे दिया है, ऑपरेटिंग एक्सपेंस ढूंढना है, पैट ढूंढना है, ठीक है। तो चलो, तो आगे बढ़ते हैं। पैट ढूंढना है और नेट प्रॉफिट रेशियो दिया है, तो ये लास्ट की 2 लाइन तो सिंपल है। देखो, नेट प्रॉफिट रेशियो दिया है 4%। इफ नेट प्रॉफिट इज 4% ऑफ सेल, नेट प्रॉफिट रेशियो का मतलब ही क्या होता है, नेट प्रॉफिट रेशियो का मतलब होता है, नेट प्रॉफिट रेशियो का मतलब होता है नेट प्रॉफिट इज 4% ऑफ सेल। तो अगर नेट प्रॉफिट के 4% है सेल के, तो 8 लाख के 4% निकालो, पैट मिल जाएगा। पैट तो ओरली हो रहा है, 8 लाख कर लो, 8 लाख के 4%, 32,000, 32,000 आ रहा है, ठीक है, पर लिख लेंगे। तो चलो बी वाला सॉल्व करते हैं। बी में सबसे पहले हमारे पास सेल इज गिवन टू अस ₹8 lakhs। अब मैं क्या करता हूं, अगेन परसेंटेज वाला कॉलम भी साइड में रखता हूं, समझने के लिए आसान जाता है, आपको कंपलसरी नहीं है वो परसेंटेज वाला कॉलम।
तो सेल इज 100% ऑफ सेल्स, तो 100% आएगा, लेस सीओजीएस एट द रेट, इस बार नहीं पता, सीओजीएस का रेट नहीं पता, तो थोड़ी देर के लिए ब्लैंक छोड़ता हूं, सीओजीएस नहीं पता। नेक्स्ट है सीओजीएस माइनस करने के बाद ग्रॉस प्रॉफिट, हाँ इस बार ग्रॉस प्रॉफिट के परसेंटेज पता है, और ग्रॉस प्रॉफिट के परसेंटेज है 12.5%, ग्रॉस प्रॉफिट इज 12.5%, तो वो निकाल लेते हैं 8, और अगेन ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का मतलब क्या है, ग्रॉस प्रॉफिट 12.5% है सेल के, तो 8 लाख के 12.5%, विच अगेन कम 1 लाख, 8 लाख इंटू 12.5%, अगेन 1 लाख, और इधर मैं परसेंटेज में भी लिख देता हूं कि ये 12.5% है। अब फिर से हम बैलेंसिंग फिगर में बीच की फिगर ढूंढ सकते हैं, बैलेंसिंग फिगर से बीच की फिगर ढूंढ सकते हैं कि अगर सेल 8 लाख है, सेल 8 लाख है, तो सेल 8 लाख, उसमें से सीओजीएस हटाओ तो ग्रॉस प्रॉफिट मिलता है, सेल में से सीओजीएस हटाओ तो ग्रॉस प्रॉफिट मिलता है, अगर उल्टा कर दे, सेल में से ग्रॉस प्रॉफिट हटा दे तो सीओजीएस मिलेगा, तो 8 लाख में से 1 लाख हट जाएंगे, तो हमको पता चल जाएंगे सीओजीएस की वैल्यू, सीओजीएस की वैल्यू है 7 लाख, ठीक है। अगेन ये बैलेंसिंग फिगर से हमने ढूंढी है 7 लाख। वैसे ही परसेंटेज भी ढूंढ सकते हैं, 100 में से 12.5 जाएंगे, 100 में से 12.5 गए तो 87.5, ये क्या आ गया आपका जी सीओजीएस का रेशियो, 100 में से 12.5 माइनस कर देंगे। देख लो ये चीजें समझ में आ रही है सिंपल सी, बट अगर थोड़ा भी उसमें कंफ्यूजन है तो फिर आगे दिक्कत दिक्कत आ जाती है, तो इसको जितना अच्छे क्लियर कर सके, छोटी छोटी चीजें जितनी ज्यादा क्लियर हो जाएगी, तो जब बड़े कॉम्प्लिकेटेड चीजें आती है तो वो समझने में आसानी जाती है। इसमें ही थोड़ा सा भी कंफ्यूजन रहेगा, बट लग रहा है चलो ठीक है ना, कंफ्यूजन तो भी आसान तो है, कभी तो कर देंगे, तो नहीं होता, अभी से ही अच्छे से क्लियर रखो, आसान चीज है तो उसको उतनी आसान रखो, उसको मुश्किल मत बनाओ। ग्रॉस प्रॉफिट हो गया, ग्रॉस प्रॉफिट के बाद हम क्या लेस करते हैं, हम लेस कर देते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ऑपरेटिंग एक्सपेंस क्या दिया है इस बार, ऑपरेटिंग एक्सपेंस के बारे में देखते हैं। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस नहीं पता हमको, बी में देखो ऑपरेटिंग एक्सपेंस हमको नहीं पता, और साथ साथ में हमको ईबीआईटी भी नहीं पता, ना ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस पता है ना ईबीआईटी पता है, इसका मतलब अब ये ऑपरेटिंग एक्सपेंस नहीं पता, और वो माइनस करके जो ईबीआईटी आता है, ईबीआईटी इस बार ये भी नहीं पता, ये दोनों भी चीजें नहीं पता, दोनों नहीं पता तो दोनों में क्वेश्चन मार्क क्या आएगा, ना ईबीआईटी पता है, मतलब ना ऑपरेटिंग प्रॉफिट पता है, ना ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस पता है। ओके ठीक है, और कुछ दिया है क्या जिससे हम ये ढूंढ सकते हैं, सर ऑपरेटिंग रेशियो दिया है, ऑपरेटिंग रेशियो इज 90%, देखते हैं ऑपरेटिंग रेशियो से कुछ ढूंढते आता है क्या, ऑपरेटिंग रेशियो से, तो पहले मैं साइड में ऑपरेटिंग रेशियो का फॉर्मूला लिख देता हूं, ऑपरेटिंग रेशियो, ऑपरेटिंग रेशियो का फॉर्मूला सिंपल सा है, हमको पता है, ऑपरेटिंग रेशियो, ऑपरेटिंग रेशियो इज सीओजीएस, सीओजीएस प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस डिवाइडेड बाय सेल्स इंटू 100, डिवाइड बाय सेल्स इंटू 100, तो ऑपरेटिंग रेशियो क्या होता है, सीओजीएस प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस का परसेंटेज होता है कि सेल्स के कितने परसेंट सीओजीएस प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, तो उन्होंने क्या बताया है, उन्होंने उसका आंसर दिया है 90%, ये 90% है, तो वैसे तो ओरली हो रहा है, देखो सेल्स के 90% ये दोनों मिला के खर्चे हैं, सेल्स के 90% सीओजीएस प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, सेल 8 लाख का है, 8 लाख के 90% कर देंगे तो 7,20,000 आएंगे, तो 7,20,000 का मतलब हो रहा है 7,20,000 इज 90%, सॉरी 7,20,000 मतलब सीओजीएस प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस, 7,20,000 क्या है, सीओजीएस प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस, तो सीओजीएस तो पता है ना, सीओजीएस तो 7 लाख है, तो 7,20,000 में से 7 लाख हटाओ तो आ जाएंगे 20,000, तो ऑपरेटिंग एक्सपेंस पता चल गया 20,000, देख लो सिंपल सा है, मैंने क्या बताया, ऑपरेटिंग रेशियो अगर हमको पता है, ऑपरेटिंग रेशियो इज 90% ऑफ सेल्स, ऑपरेटिंग रेशियो इज 90%, विच मींस सीओजीएस प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस इज 90% ऑफ सेल्स, तो सेल्स के 90% है, तो सेल्स कितना है वो देख लो, सेल्स 8 लाख है, 8 लाख के 90% निकाल लिए, 8 lakhs into 90% which comes 7,20,000, और 7,20,000 में दो चीजें है, सीओजीएस भी है प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस भी है, तो सीओजीएस की तो वैल्यू पता है 7 लाख, 7 लाख 20 में से 7 लाख हटाओ बचेंगे 20,000, सो 20,000 ये आया आपका ऑपरेटिंग एक्सपेंस।
तो यही चीज में अब फॉर्मूले में लिखना होता है ना, एग्जाम में लिखना होता है तो थोड़ा फॉर्मूले में पुट करके वो बैलेंसिंग फिगर से निकाला तो लिखने में आसानी जाती है। वैसे जो हम ओरली बोल रहे हैं ना वो भी लिख दिया ना, हमने ऐसा भी लिख दिया एज ऑपरेटिंग एक्सपेंस इज 90%, हेंस इट मींस COGS प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस इज 90% ऑफ सेल्स। तुम एग्जाम में ऐसी लैंग्वेज भी लिखो तो क्या दिक्कत है, आंसर तो मतलब आंसर सही है और उसके मार्क्स भी मिलने हैं, तो वैसा करो, नहीं तो फिर ये फॉर्मूले में पुट करके वैल्यूज फिर निकालो, जिसको जो आसान जाता है वो करो। तो इसका ये है 90%, 90 इज इक्वल्स टू COGS प्लस, COGS पता है तो उसकी वैल्यू ही लिख देता हूं, 90 इज इक्वल्स टू 7 लाख प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस नहीं पता तो वर्ड्स में ही लिखता हूं, ऑपरेटिंग एक्सपेंस डिवाइड बाय सेल्स 8 लाख मल्टीप्लाई बाय 100। अब इसको सॉल्व करने के लिए पहले सबसे पहले ये पूरे होल को 100 से मल्टीप्लाई है तो 100 पहले इधर लेके जाते, 100 इधर लेके जाएंगे मतलब वो आ जाएगा 90 डिवाइड बाय 100, और 90 डिवाइड बाय 100 मतलब 0.9, तो इसको मैं कट करके डायरेक्टली 0.9 लिख देता हूँ, 90 डिवाइड बाय 100 है ना, तो 0.90 इज इक्वल्स टू फिर क्या आ गया 7 लाख प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस डिवाइडेड बाय 8 लाख। अब मैं 8 लाख इधर लेके जाता हूँ कि होल को डिवाइड 8 लाख से, तो 8 लाख इधर लेके जाऊंगा मतलब वो 0.90 इंटू 8 लाख हो जाएगा, और 0.90 इंटू 8 लाख मतलब वही 8 लाख के 90%, तो 0.90 इज इक्वल टू 0.90 इंटू 8 लाख इज इक्वल टू 7 लाख प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस, तो ये आ जाएगा 7,20,000। अब 7,20,000 ये आ गया 7,20,000 इज इक्वल्स टू 7 लाख प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस। अब सिंपली ये 7 लाख को इधर भेज दो तो ऑपरेटिंग एक्सपेंस इज इक्वल्स टू 7,20,000 माइनस 7 लाख हो जाएगा, करेक्ट ना, ये 7 लाख प्लस में इधर जाके माइनस में जाएंगे, तो ऑपरेटिंग एक्सपेंस हो गया 7,20,000 माइनस 7 लाख इज इक्वल्स टू 20,000। बस लिखने के लिए फॉर्मूला में पुट करके वैल्यू निकाली, अदरवाइज ओरली बहुत सिंपल था। 8 लाख के 90% निकालो तो COGS प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस मिलेंगे, उसमें COGS हटा दो तो आपको ऑपरेटिंग एक्सपेंस मिल जाएंगे। तो चलो हमको ऑपरेटिंग एक्सपेंस मिल गए हैं 20,000, तो अगर आप ऑपरेटिंग एक्सपेंस 20,000 मिल गए तो मैं मेरे फ्लो में जो हम फ्लो बना रहे थे उसमें लिख देता हूं ऑपरेटिंग एक्सपेंस इज 20,000। ऑपरेटिंग एक्सपेंस अगर 20,000 मिल गया है, ऑपरेटिंग एक्सपेंस 20,000 मिल गया है तो उसको माइनस करके मैं EBIT भी ढूंढ लेता हूं, तो 1 लाख माइनस 20,000 सो 80,000 इज EBIT। देख लो सिंपल है, आसानी से आना चाहिए, थोड़ा केयरफुली सुनेंगे तो बिल्कुल आ जाएगा। हो गया, EBIT आ गया 80,000। अगर मैं परसेंटेज वाला कॉलम भी फिल कर दूं, परसेंटेज वाला कॉलम देखो, अब अगेन थोड़ा सा अच्छे से ध्यान दो, सॉरी थोड़ा अच्छे से ध्यान दो, चीजें और क्लियर हो जाएगी। क्या, अब एक तो मैं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का रेशो निकाल सकता हूं, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस रेशो कैसे, ऑपरेटिंग एक्सपेंस डिवाइड बाय सेल्स इनटू 100, तो ऑपरेटिंग एक्सपेंस 20,000 डिवाइड बाय सेल्स 8 लाख इनटू 100 2.5%। ध्यान से सुनना, कुछ तो इंपॉर्टेंट बोल रहा हूं, कुछ तो इंपॉर्टेंट बोल रहा हूं। ऑपरेटिंग एक्सपेंस सेल्स से परसेंटेज निकाल रहा हूं, तो 20,000 डिवाइड बाय 20,000 डिवाइड बाय 8 लाख इनटू 100 तो वो आ रहा है 2.5%। ठीक है, ये तो सिंपल है, ऑपरेटिंग एक्सपेंस रेशियो निकाल लिया, वो लिख दिया। अब 12.5 में से 2.5 माइनस कर दिए तो आ गए 10%, 12.5 माइनस 2.5 10%। और देखेंगे क्रॉस चेक करेंगे तो 8 लाख के 10% 80,000 आ रहा है, 8 लाख के 10% ही आता है ना 80,000, तो मैच हो रहा है। बट ये इंपॉर्टेंट नहीं, अब मैं क्या बोल रहा हूँ वो सुनो। ये जो 2.5% मैंने निकाला ना, 2.5%, ये 2.5% में एक और तरीके से तो निकाल सकता था। 2.5% रिलेशन समझो, हमको ये डेवलप करना है, कॉमन सेंस डेवलप करना है कि इन सारे रेशियोज में आपस में कैसे रिलेशन लगते हैं। एक तरीके से तो आंसर आ जाता है, बट थोड़ा और अच्छे से सोचे, थोड़े रिलेशंस डेवलप हुए तो कभी कोई कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आया कोई अलग तरीके से तो वो भी हमको सॉल्व करते आना चाहिए। देखो इंस्टीट्यूट के पास हमेशा एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा होता है, अगर हमने 100 क्वेश्चन करके भी गए ना एग्जाम में तो इंस्टीट्यूट के पास एक एक्स्ट्रा वाला क्वेश्चन है जिसमें वो नए कॉम्बिनेशन डाल के आपको देगा। तो हमने ऐसा नहीं होगा कि हर बार जितने क्वेश्चन हमने कर दिए एज इट इज उसमें से ही क्वेश्चन आएगा, कुछ तो एक वेरिएशन के साथ नया क्वेश्चन आ जाएगा, तो उस वेरिएशन को पकड़ने के लिए हमको कॉमन सेंस डेवलप करना है। ठीक है, तो ध्यान दो, अब हम क्या बोल रहे हैं कि हमको ये 2.5 और एक तरीके से ढूंढना था। कैसे ढूंढ सकते थे,
और बीच में डिस्टर्ब करके ये बोल रहा हूँ कि अगर यहाँ तक सुन लिया हो, अच्छा लगा हो तो बिल्कुल लाइक कर देना, और अगर अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों को भी बताना, सबको जिनको भी जरूरत है उनसे एक बार शेयर करना, बिल्कुल फायदा होगा। अब देखो, चलो ठीक है आगे बढ़ते हैं। 2.5%, 2.5% कैसे ढूंढ सकते हैं? हमें ऑपरेटिंग रेशो पता था, हमें क्या पता था? ऑपरेटिंग रेशो, ऑपरेटिंग रेशो था 90%, और वो क्या था? वो था 90% सेल्स के। और मीनिंग क्या था कि सेल्स के 90% क्या है? सेल्स के 90% सीओजीएस प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस। सीओजीएस प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस इज अ 90% ऑफ सेल्स। तो हमको तो सीओजीएस के परसेंटेज ऑलरेडी पता थे ना। सीओजीएस ये 87.5% था सेल्स के, सेल्स के 87.5% सीओजीएस था। अब सीओजीएस अगर 87.5% सेल्स के है तो हम बोल रहे हैं कि सीओजीएस प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस दोनों मिला के 90% है। तो अगर मैं 90% में से वो 87.5% हटा दूं, क्योंकि 90% दोनों मिला के था, उसमें से 87.5% हटा दूं तो 2.5% ही आएगा ना ऑपरेटिंग एक्सपेंस का। ये दोनों मिला के था सीओजीएस, ये तो दोनों मिला के था ना सीओजीएस प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस, और ये सिर्फ ऑपरेटिंग एक्सपेंस, सॉरी ये सिर्फ सीओजीएस का है। तो सीओजीएस प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस मिला के 90% है, और सिर्फ सीओजीएस 87.5% है, तो बचे हुआ 2.5% ये ऑपरेटिंग एक्सपेंस का है। समझ में आ रहा है? तो ये ऐसे भी ढूंढ सकते थे हम। तो ये आगे किसी क्वेश्चन में काम में आएगा कि हमको सिर्फ सीओजीएस का परसेंटेज दिया है और हमको ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का परसेंटेज दिया है, तो सीओजीएस के परसेंटेज को और ऑपरेटिंग रेशो के परसेंटेज को, ऑपरेटिंग रेशो का परसेंटेज दिया है, सीओजीएस का परसेंटेज दिया है, दोनों का डिफरेंस मतलब ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का परसेंटेज। देख लो, बोल तो दिया मैंने, थोड़ा सा अच्छे से सुनेंगे तो समझ में आएगा। हाँ, तो अब हमको क्या क्या पता चला है वो हम हमारे आंसर में लिख देते हैं एक बार। हमको क्या क्या ढूंढना था? सीओजीएस का परसेंटेज ढूंढना था, वो मिल गया हमको। सीओजीएस का परसेंटेज हमको मिला था 87.5%, तो यहां लिख देता हूं 87.5%। उसके बाद हमको चाहिए था ईबीआईटी, तो ईबीआईटी भी हमको मिल गया। ईबीआईटी हमारे पास मिल गया है 80,000, ये देख लो, ये ईबीआईटी 80,000 मिल गया हमको। ईबीआईटी आ गया 80,000। फिर हमको चाहिए था ऑपरेटिंग एक्सपेंस, यस वो भी हमने मिल ढूंढ लिया है। ऑपरेटिंग एक्सपेंस, ऑपरेटिंग एक्सपेंस आया था 70, सॉरी ये नहीं, ये वाला ऑपरेटिंग एक्सपेंस आया था 20,000, वो भी लिख देते हैं। ऑपरेटिंग एक्सपेंस इज 20,000, ठीक है। तो ये नहीं, ऑपरेटिंग एक्सपेंस ये लिख दिया 20,000। अब लास्ट वन पैट चाहिए, पैट, वो तो मैंने बोला ओरली आ जाएगा। ओरली कैसे आएगा? नेट प्रॉफिट है 4%, किसके? 8 लाख के, 8 लाख के 4% 32,000। फिर भी लिख देंगे यहाँ पे, अब सारा आंसर ही लिख रहे हैं तो यहाँ पे आ जाएगा नेट प्रॉफिट रेशो के फॉर्मूले के हिसाब से आ जाएगा। तो हम नेट प्रॉफिट रेशो का फॉर्मूला रखते हैं, नेट प्रॉफिट रेशो इज इक्वल्स टू पैट डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100। Hence, PAT is equals to sales into NP ratio. PAT is equal to sales into NP ratio. तो सेल्स से 8 lakhs, ये देख लेना, से भी घुमा दिया उसको। PAT is equal to sales into NP ratio. तो सेल्स इज 8 lakh, NP ratio is 4%, तो 8 lakhs into 4%, 32,000। तो हमारे आंसर में वो भी लिख दिया, 32,000 लिख दो। देख लो, आपने अगर खुद से सॉल्व किया होगा पॉज करके तो देखना ये आंसर मैच हो रहे हैं कि नहीं, और सॉल्व करने में मजा आ रहा है कि नहीं, ये भी देखो। तो हम क्या कर रहे हैं? हम पहले थोड़े से रेशियोज देख रहे हैं, उन रेशियोज पे एक दो एग्जांपल्स देख रहे हैं, उन रेशियो के रिलेशन समझने में, वो रेशियो को और डीपली समझने में। अब ये सब करने के बाद हम एग्जाम लेवल के क्वेश्चन, स्टडी मटेरियल के, इंस्टीट्यूट के क्वेश्चंस करेंगे। थोड़ा सा बता दो कि ये रेशियो चैप्टर में हम इंस्टीट्यूट के क्वेश्चंस तक कैसे पहुंचने वाले हैं। मैंने जैसे पहले लेक्चर में कल ही कहा था कि मोर देन 50 रेशियोज है, बहुत सारे रेशियोज है, 50 से ऊपर रेशियोज है। उसको याद रखने के तरीके वगैरह भी हमने डिस्कस किया कल। बट अब ये 50 रेशियोज, अब हम अगर स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन करने जाए या पास्ट पेपर का, आरटीपी का क्वेश्चन करने जाए, तो क्या होता है,
एक क्वेश्चन में कोई भी रेशो पूछ लेते हैं। अब ये 50 रेशो में से किसी भी 2-3 रेशो का कॉम्बिनेशन बना के आपको एग्जाम या स्टडी मटेरियल के क्वेश्चन में पूछेंगे। तो अगर हम डायरेक्टली स्टडी मटेरियल के क्वेश्चन पे जंप करेंगे तो हमको उसमें से एक आधा रेशो आएगा, दूसरा रेशो पता ही नहीं होगा। तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं, पहले हम सारे रेशोज को पहले पढ़ लेंगे, बट सिर्फ रेशो ऐसा पढ़ेंगे नहीं कि ये रेशो का ये नाम है, ये उसके ये दो लोग का रिलेशन है, फिर इस रेशो का ऐसा मतलब है, वैसा नहीं। हम कुछ रेशोज का जो ग्रुप बनाएंगे जो आपस में रिलेटेड, जैसे अभी हमने ये 6 रेशो का ग्रुप बनाया जो प्रॉफिट के रेशोज है, तो वो 6 रेशो का ग्रुप बनाया, वो 6 रेशो का रेशो लिख लिए और उस पर 2-3 क्वेश्चन कर रहे हैं, मतलब उसका थोड़ा सा रिलेशन, उसके इन आउट सब हम समझ रहे हैं। ऐसे और 5-6 रेशोज का ग्रुप बना के हम वो सारे रेशोज एक बार कवर कर लेंगे। एक बार वो रेशोज कवर हुए तो हमको सारे रेशो का आइडिया आ जाएगा। कुछ 1-2 रेशो फिर भी हम बाकी रखेंगे जो हम डायरेक्ट एग्जाम्पल के साथ कवर करेंगे। तो हम पहले ऐसे रेशो समझ लेंगे, एग्जाम्पल्स भी कर लेंगे, उसके बाद फिर हम जाएंगे स्टडी मटेरियल के क्वेश्चंस पे। तो फिर हम स्टडी मटेरियल के आरटीपी के, एमटीपी के जो हमारी क्वेश्चनाइज है, उस क्वेश्चनाइज में से सारे क्वेश्चंस कवर करेंगे। तो डोंट वरी, पूरा 100% कवरेज होगा और वो भी विद एकदम श्योरिटी के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ। ओके चलो, तो बी हो गया है। अब आ जाओ सी पे। अब चेक करो, आपको सी इंटरेस्टिंग है, सी मजेदार है, सी देखो आपको आता क्या। तो अगेन वीडियो पॉज करो और सी सॉल्व करके देखो, सी इंटरेस्टिंग है। आई होप आपने पॉज करके सॉल्व कर लिया होगा। तो अब चेक करते हैं आपके आंसर्स और मेरे आंसर्स मैच होते हैं क्या। अगर आपको सॉल्व ही नहीं करते हैं तो फिर अटेंशन बढ़ जाना चाहिए। आपने अगर सॉल्व करते समय दिक्कत आई है आपको, तो आपको समझ में आ गया है कि थोड़ा सा नहीं आया है इतना अच्छे से, तो अब आपका अटेंशन बढ़ जाना चाहिए, ठीक है। और जिनका हो चुका है, सॉल्व कर लिया है, तो भी अटेंशन दो। हो सकता है कि आपने सॉल्व कर लिया, आपके पहले ए बी दोनों सही आ गए थे, ए और बी आपने सॉल्व कर लिए थे और उसके आंसर और मेरे आंसर मैच हो गए थे। तो अब वो कॉन्फिडेंस में सी के आंसर पे ध्यान नहीं देंगे, ऐसा मत करो कि हो सकता है आखिरी में मैं जब आंसर निकाल लूं तो मेरे आंसर अलग ही आ गए, आपके आंसर अलग ही आ गए। तो पूरे आंसर पे ध्यान देना। चलो सी में क्या है, सेल्स ही नहीं पता। अरे वाह, सी में तो पहले तो हमको सेल्स ही नहीं पता, सेल्स ढूंढना है। सीओजीएस का परसेंटेज पता है, सीओजीएस के अमाउंट नहीं पता, बट सीओजीएस का परसेंटेज पता है। सीओजीएस इज 70% ऑफ सेल। अब सीओजीएस नहीं पता, अमाउंट नहीं पता, परसेंटेज पता है। जीपी रेशो, जीपी रेशो क्या, रेशो ढूंढना है ना, परसेंटेज ढूंढना है। तो परसेंटेज तो सिंपल है। कैसे सिंपल है, अगर सीओजीएस का परसेंटेज 70% है, सीओजीएस इज 70%, दैट मीन्स 100 माइनस 70, जीपी रेशो इज 30%। तो जीपी रेशो तो आसानी से आ गया 30%। ईबीआईटी की वैल्यू पता है 40,000, ठीक है। चलो ईबीआईटी की वैल्यू पता है, ऑपरेटिंग रेशो भी पता है, ऑपरेटिंग रेशो 80% है, ऑपरेटिंग रेशो 80% है, ठीक है। ऑपरेटिंग एक्सपेंस नहीं पता, ऑपरेटिंग एक्सपेंस की वैल्यू ढूंढनी है। फिर पैट पता है और नेट प्रॉफिट रेशो, पैट पता है, अब इस बार ना पैट इज 20,000। अब नेट प्रॉफिट रेशो ढूंढना है। नेट प्रॉफिट रेशो कैसा है, पैट डिवाइड बाय सेल्स इंटू 100, पैट डिवाइड बाय सेल्स इंटू 100। अब पैट तो पता है 20,000, बट सेल का पता है, सेल नहीं पता। हमको सेल पहले ढूंढना पड़ेगा, तब जाके नेट प्रॉफिट रेशो आएगा। चलो तो अगेन कोशिश करते हैं पहले फ्लो बनाने की। एक बार फ्लो बन जाए तो सॉल्व करते हैं। तो सी का आंसर सबसे पहले है सेल्स, इस बार तो सेल ही। अगेन 2 कॉलम समझने के लिए तो बहुत अच्छा है, आप भी प्रैक्टिस करते समय 2 कॉलम बना सकते हो, बाकी आपकी मर्जी। अगर आपको समझ में आ रहा है 2 कॉलम नहीं बनाए तो भी चलेगा, ठीक है। हाँ ध्यान दो, सेल्स, तो सेल्स इस बार नहीं पता, तो परसेंटेज तो 100% ही होता है, सेल के 100% होता है। लेस सीओजीएस, सीओजीएस के अमाउंट नहीं पता, परसेंटेज पता है 70%। सीओजीएस के अमाउंट नहीं पता, परसेंटेज पता है 70%। फिर आएगा ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट। अब सेल ही नहीं पता, सीओजीएस की अमाउंट नहीं पता, तो ग्रॉस प्रॉफिट की अमाउंट कहां से आएगी, ये भी नहीं पता। हाँ बट परसेंटेज पता है, इसलिए परसेंटेज जीपी रेशियो समझ में आ सकता है। 100 माइनस 70, जीपी रेशियो इज 30%। नेक्स्ट, अब ग्रॉस प्रॉफिट में से हम माइनस करेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट लेस ऑपरेटिंग प्रॉफिट, सॉरी डायरेक्ट ऑपरेटिंग प्रॉफिट लेस कर रहा हूं। अरे ऑपरेटिंग एक्सपेंस, आपके साथ रह रहे कि मैं भी थोड़ा, मैं तो पहले बहुत होशियार था, मैं ये थोड़ा सा आपकी संगत का असर। ऑपरेटिंग एक्सपेंस, ऑपरेटिंग एक्सपेंस क्वेश्चन में चेक करते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंस अवेलेबल है क्या।
नो, ऑपरेटिंग एक्सपेंस के सामने भी क्वेश्चन मार्क है, नहीं पता। तो ऑपरेटिंग एक्सपेंस नहीं पता, तो ऑफ कोर्स उसका परसेंटेज भी नहीं पता। फिर ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस करने के बाद आता है ईबीआईटी, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट, हाँ इस बार क्वेश्चन में ऑपरेटिंग प्रॉफिट दे दिया है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज 40,000, ईबीआईटी इज 40,000, बट उसके परसेंटेज नहीं पता, और वो ढूंढ भी नहीं सकते, सेल्स नहीं पता ना, सेल्स नहीं पता, तो हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो वैसे नहीं ढूंढ सकते। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइड बाय सेल्स करके आता है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइड बाय सेल्स इनटू 100, तो वो आता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट का परसेंटेज, बट सेल्स ही नहीं पता, इसलिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट का परसेंटेज भी नहीं पता। ओके, और क्या दिया है उन्होंने, अब ऑपरेटिंग रेशो दिया है, ऑपरेटिंग रेशो 80%। अब पिछले क्वेश्चन के जो बी वाला एग्जांपल मैंने लिया था, बी वाले एग्जांपल में जो मैंने समझाया था, उसके बेसिस पे आपको ये सी वाले में कुछ ट्यूबलाइट जली के आपकी देखते हैं। ऑपरेटिंग रेशो इज 80%। अब देखो, अब आंसर ही लिख रहा हूं, बट मैं अब आंसर सेंटेंस में लिख रहा हूं, आपको अच्छे से समझ में आए इसलिए। तो अभी ये एग्जांपल एग्जाम में भी ऐसा लिख सकते हैं, एज ऑपरेटिंग रेशो, मैं समझा भी रहा हूं और लिखवा भी रहा हूं, तो दोनों करो। एज ऑपरेटिंग रेशो इज, दोनों रिपीट भी करूंगा नहीं समझा तो, अभी लिख लो। ऑपरेटिंग रेशो इज 80%, मीन्स COGS प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस, COGS प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस, COGS plus operating expense is 80% of sales. COGS plus operating expense is 80% of sales. So we can say, percentage of COGS plus percentage of operating expense, परसेंटेज ऑफ COGS, थोड़ा साइड में लिख रहा हूं, परसेंटेज ऑफ COGS प्लस परसेंटेज ऑफ ऑपरेटिंग एक्सपेंस इज इक्वल्स टू ऑपरेटिंग रेशो, इज इक्वल्स टू ऑपरेटिंग रेशो। ये समझ में आ रहा है कि देखो, बोला हमने क्या बोला, हमने बोला है ऑपरेटिंग रेशो का क्या मतलब है, ऑपरेटिंग रेशो का मतलब है COGS प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस, इन दोनों की टोटल करके सेल के परसेंटेज, इन दोनों की टोटल करके सेल के परसेंटेज। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि COGS के परसेंटेज इन कंपैरिजन ऑफ सेल्स एंड ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के परसेंटेज इन कंपैरिजन ऑफ सेल्स, दोनों परसेंटेज की टोटल करो तो ऑपरेटिंग रेशो पता चल जाएगा। तो अब ये तो कितना है, 80% है, ये पता है, ये 80% है, और हमको COGS के परसेंटेज भी पता है 70%। देख लो यहाँ पे हम क्वेश्चन में भी दिए थे यहाँ पे। तो अगर COGS के परसेंट 70% है, ऑपरेटिंग रेशो 80% है, अरे दैट मीन्स ये क्वेश्चन मार्क, ये डिफरेंस ढूंढ सकते हैं ना हम। तो हेंस ये लिख दो 70% प्लस क्वेश्चन मार्क इज इक्वल्स टू 80%, 70% क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 80%। तो हेंस ऑपरेटिंग एक्सपेंस इज इक्वल्स टू ऑपरेटिंग एक्सपेंस इन परसेंटेज, ऑपरेटिंग एक्सपेंस इन परसेंटेज इज इक्वल्स टू 80 माइनस 70, 80 माइनस 70 10%, ऑपरेटिंग एक्सपेंस इन परसेंटेज इज इक्वल टू 80 माइनस 70 10%। थोड़ा ध्यान देना है, नहीं समझ में आया पीछे लेना है, वापस देखना है, पीछे लेना है, वापस देखना है, समझ में आना चाहिए कि पिछले क्वेश्चन में इससे अच्छा खासा डिस्कशन हुआ था। ऑपरेटिंग रेशो इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ percentage of COGS plus percentage of operating expense in comparison of sales.
तो हमको परसेंटेज ऑफ सीओजीएस पता है 70%, और दोनों मिला के परसेंटेज है 80%, तो 80 माइनस 70, 10% आ गया आपका ऑपरेटिंग एक्सपेंस। अब अगर मैंने ये परसेंटेज वाला कॉलम बनाया है, तो परसेंटेज वाले कॉलम में मुझे ऑपरेटिंग एक्सपेंस का परसेंटेज लिखते आएगा। यहां पे मैं लिखूंगा ऑपरेटिंग एक्सपेंस का परसेंटेज 10%। इससे क्या होगा, इससे मुझे ये पता चलेगा कि मेरा ईबीआईटी का परसेंटेज क्या है। ये ईबीआईटी का परसेंटेज क्या है, देखो आप परसेंटेज वाला कॉलम कितने काम में आ रहा है। 30% में से मैंने 10% हटा दिए। 10% क्या है, ऑपरेटिंग एक्सपेंस टू द सेल्स 10% है, 30 में से 10 हट गए। तो ये पता चला कि जो ईबीआईटी है, ईबीआईटी इज 20% ऑफ सेल्स। ईबीआईटी इज 20% ऑफ सेल। अच्छे खासे टफ लेवल का क्वेश्चन है ये, कॉम्बिनेशन अच्छे से पता हो तो ही सॉल्व करते आएगा। 20% ऑफ सेल्स। हाँ, बट अगर आपने परसेंटेज को कॉलम ही नहीं बनाया था, तो हम उसको लिख देंगे, मतलब लिख के सॉल्व कर लेंगे। हम क्या बोलेंगे इसके आगे, हमको अब ये पता चल गया परसेंटेज ऑफ ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 10%, तो हम बोलेंगे सो ग्रॉस प्रॉफिट रेशो is 30% and operating expense ratio is 10%। वो ऑपरेटिंग एक्सपेंस रेशियो तो है ना, ऑपरेटिंग एक्सपेंस डिवाइड बाय सेल्स इनटू 100। ऑपरेटिंग एक्सपेंस रेशियो इज 10%। सो या हेंस लिखने से पहले ना अपन ब्रैकेट में उसका एक्सप्लेनेशन बता देते हैं एक छोटा सा, क्या कि ईबीआईटी कैसे आता है। ईबीआईटी इज इक्वल्स टू जीपी माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंस, ऐसा लिख देते। ईबीआईटी इज इक्वल्स टू जीपी माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंस। हेंस जीपी रेशो, हेंस थोड़ा अच्छे से लिखता हूं मतलब आपको समझ में आए। हेंस ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो इज इक्वल्स टू जीपी रेशो माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंस रेशो। देख लो ये बात समझ में आ रही है, ये फॉर्मूले से समझो। ईबीआईटी कैसे आता है, जीपी माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंस। ईबीआईटी कैसे आता है, जीपी माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंस। तो जीपी रेशो में से ऑपरेटिंग रेशो माइनस कर देंगे, जीपी रेशो में से ऑपरेटिंग एक्सपेंस रेशो। देखो बोलने में गलत हो गया, ऑपरेटिंग रेशो मतलब अलग चीज रहती, जीपी माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंस रेशो माइनस करेंगे। जीपी रेशो माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंस रेशो, तो मिलेगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो। ऑपरेटिंग प्रॉफिट और रेशो मतलब ईबीआईटी कितना परसेंटेज सेल के, तो ये आ जाएगा 30% माइनस 10%, 30 माइनस 10, तो हमको मिलेगा 20%। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो मिल गया ईबीआईटी टू सेल्स, या उसको ऑपरेटिंग रेशियो ही ले लो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो ले लो। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो मिल गया 20%, दैट मींस ईबीआईटी इज 20% ऑफ सेल्स। लगाओ थोड़ा सा दिमाग लगाओ, थोड़े से अच्छे से सुनो, समझ में आ रहा है कि चेक करो। और अब ये निकाल लेते हैं। हाँ, अब इसका क्या फायदा होगा, अगर हमको ईबीआईटी पता चल गया है, ईबीआईटी ये 20% है सेल्स के, इसके नीचे लगा तो लिख दो ऐसा। सो ईबीआईटी इज 20%, ईबीआईटी इज 20% ऑफ सेल्स। ईबीआईटी इज 20% ऑफ सेल्स। सेल्स के 20% है ईबीआईटी, ये लिख लो लाइन। अब इससे फायदा क्या है, इससे फायदा यह है कि हमको ईबीआईटी के परसेंटेज भी पता चल गए, और हमको ईबीआईटी की अमाउंट भी पता है। ईबीआईटी के परसेंटेज पता चल गए 20%, और ईबीआईटी की अमाउंट पता है 40,000। तो हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं ना, कि 20 के लिए देखो यहीं पे अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन शो करूं तो ऐसा हो जाएगा कि 20% के लिए 40,000 और 20% देयर इज अ 40,000। सो 100% के लिए कितना, हाउ मच फॉर 100%, सो वी कैन डू क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो ये तो मैंने यहां पे बता दिया, उसके नीचे लिखना, ये लाइन के नीचे लिखना, मैं इधर लिख रहा हूं, आप उसको कंटिन्यू करना। तो हम क्या लिख सकते हैं, सो
तो फॉर 20% EBIT, फॉर 20% के बाद कॉमा देना, फॉर 20% EBIT इज 40,000, फॉर 20% EBIT इज 40,000। या नहीं, ऐसा नहीं किया आपने, डायरेक्ट प्रॉफिट ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो के फॉर्मूले में डाल दिया उसको तो भी आ जाएगा, तो मैं वो भी लिखूंगा, ये भी लिखूंगा, वो भी बता देता हूँ। फॉर 20% EBIT इज 40,000, ये लॉजिक है और वो फॉर्मूले से है। For 20% EBIT is 40,000. Then for 100% sale is how much? For 100% sale is how much? तो उसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कैसे? 40 इज इक्वल्स टू, सॉरी 20% ना, तो 20 इज इक्वल्स लिखता हूँ, 20 इज इक्वल्स टू 40,000, 100 इज इक्वल्स टू हाउ मच? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो सेल इज इक्वल्स टू आ जाएगा 40 और 100 का मल्टीप्लीकेशन, 40 इंटू 100 और डिवाइड बाय 20, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन सबको समझ में आनी चाहिए। तो ऑपोजिट में उसका मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा और फिर जो बचा उसका डिवीजन, 40,000 इंटू 100 डिवाइड बाय 20, तो इट कम्स 2 लाख। तो सेल्स की वैल्यू आ गई 2 लाख। चेक करो आपको समझ में आ रहा है क्या? लिख भी लो अच्छे से, सेल की वैल्यू आ गई 2 लाख। थोड़ा नहीं समझाओ, रिपीट देखो, वापस से देखो, और मजा आ रहा है करने में तो बार बार बोल रहा हूं लाइक करो, ठीक है। हाँ, अब यही अगर दूसरा तरीका, इसको लिखने का दूसरा तरीका और एक क्या हो सकता है, तो डायरेक्ट ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो के फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करो ना। किसी को अगर वो थोड़ा इजियर लगता है फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करना, फॉर्मूले में करते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। क्या होता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो? EBIT अपॉन सेल्स इंटू 100। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो कितना है? 20% है, तो 20 इज इक्वल टू EBIT तो नहीं पता ना, EBIT तो ढूंढना है, EBIT डिवाइड बाय सेल्स, सॉरी EBIT पता है, सेल्स नहीं पता, सॉरी EBIT पता है, EBIT इज 40%, परसेंट नहीं, EBIT इज 40,000 डिवाइडेड बाय सेल्स इंटू 100, डिवाइडेड बाय सेल्स इंटू 100, करेक्ट। तो आप क्या करते हैं, ये सेल्स को इधर लेके जाएंगे, सेल इस तरफ जाएगा और 20 डिवीजन में चला जाएगा, तो सिंपल हो गया, सेल इज इक्वल्स टू 40,000 डिवाइड बाय 20 इंटू 100। तो यही तो किया हमने, 40,000 इंटू 100 डिवाइड बाय 20, आ गया 2 लाख, आ गया 2 लाख। देख लो, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था ये, तो मानना पड़ेगा, मजा था। 2 लाख लिख दिया यहाँ तक, तो हमको अब सेल की वैल्यू भी पता चल गई, और अब एक बार सेल पता चल गया तो अपना पूरा फ्लो कंप्लीट हो जाएगा। अब देखो फटाफट ये फ्लो कैसे कंप्लीट हो जाता है अपना। सेल 2 लाख, परसेंटेज अवेलेबल है, सेल के 70% है COGS, तो 2 लाख के 70% 140 लगा। सर हमने तो पहले क्वेश्चन मार्क किया था, आपका आसान है, आप तो वो क्वेश्चन मार्क हटा रहे हो और उस पर लिख रहे हो, तो ठीक है ना, वापस से नीचे फिर से फ्लो बना दो, नीचे थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी ना। अब मैं पास आउट हूं, तुमको पास होना है, मेरे से ज्यादा तो तुमको ही मेहनत करनी है। तो 2 लाख इंटू 70% 140, तो 2 लाख में से 140 माइनस कर देंगे तो 60 आएगा। अब 60 ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। अब इसके 10 सेल के 10% ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है, सेल के 10% ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, सेल है 2 लाख, उसके 10% तो 20,000। तो देख लो मैच भी हो गया, 60 माइनस 20 बराबर 40 आ गया, तो सब कुछ मैच हो गया। 2 लाख माइनस 140 किया तो 60 आया, 60 में से 20 माइनस किया आया 40। समझा? मतलब एकदम बढ़िया क्वेश्चन था। नहीं समझा है तो एक बार वापस से लेक्चर देखना है, फिर भी थोड़ा कॉन्फिडेंस आ रहा है तो फिर से सॉल्व करके देखना है, अकेले में बैठ के सॉल्व करके देखो, फिर लेक्चर देखना, ठीक है। नेक्स्ट, अगला डी। अब सी में इतनी मेहनत की, इतनी दिमाग लगाया, इतना समझ में आया है, अब डी तो आसानी से हो जाना चाहिए, डी तो आसानी से हो जाना चाहिए। फिर से पॉज करो, खुद से सॉल्व करके देखो, डी समझ में आ रहा है कि चेक करो। डी, आई होप आपने पॉज करके सॉल्व करके देखा होगा,
अब चेक करते हैं आपका आंसर मैच हुआ कि नहीं हुआ। उससे पहले सी वाले में एक चीज रह गई थी, एनपी रेशो। तो मैं सी वाले का नेट प्रॉफिट रेशो निकाल रहा हूं। सी वाले में नेट प्रॉफिट रेशो कैसे निकलेगा? तो नेट प्रॉफिट रेशो इज इक्वल्स टू पैट डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100। और क्वेश्चन में बोला है पैट 20,000 है और सेल तो हमने ढूंढ लिया है 2 लाख का। 20,000 डिवाइडेड बाय 2 लाख इंटू 100, सीधा सीधा 10%। 20,000 डिवाइडेड बाय 2 लाख इंटू 100, 10%। चलो सी के आंसर में मेरे टेबल में लिख देता हूं। सी के आंसर जो है वो मैं मेरे टेबल में लिख देता हूं। ठीक है, तो सी में हमारा सेल आ गया 2 लाख का, जीपी रेशो है 30%, और ऑपरेटिंग एक्सपेंस आई थिंक 20,000 के थे। ठीक है ना, ऑपरेटिंग एक्सपेंस चेक करता हूँ, यस 20,000 के थे। और लास्ट में ये जो था ये आया आपका 10%। तो ये सी के आंसर लिखने बाकी थे वो लिख दिए। चलो डी सॉल्व करते हैं। डी में सेल्स पता है इस बार, सीओजीएस का परसेंटेज भी पता है, और नीचे जीपी रेशियो नहीं पता, ईबीआईटी नहीं पता। जीपी रेशियो तो मिल गया सर, क्या नहीं पता? 50% अगर सीओजीएस है तो 50% जीपी रेशियो मिल गया, जीपी रेशियो। ईबीआईटी नहीं पता, ऑपरेटिंग रेशियो पता है, फिर ऑपरेटिंग एक्सपेंस नहीं पता, पैट नहीं पता, नेट प्रॉफिट रेशियो पता है। नेट प्रॉफिट रेशियो पता है मतलब पैट पता चल गया, क्योंकि सेल्स भी अवेलेबल है। सेल के 6%, नेट प्रॉफिट रेशियो है 6%, दैट मीन्स सेल्स के 6% है नेट प्रॉफिट पैट। तो सेल्स पता है 2 लाख, 2 लाख के 6% आ गया पैट। चलो तो ढूंढते हैं 1 बाय 1। एक मिनट से मैं मेरे वेबकैम को चार्जिंग पे लगा देता हूँ, एक ही मिनट। चलो कंटिन्यू करते हैं, डी सॉल्व करते हैं। कैसे होगा डी सॉल्व? तो फ्लो बनाना है, अच्छे से समझना है चीजों को। सबसे पहले है सेल्स, सेल की वैल्यू इस बार पता है, सेल इज 2 लाख। तो फिर से मैं अमाउंट का कॉलम और परसेंटेज का कॉलम बना रहा हूं। सेल है 2 लाख और सेल के परसेंटेज में होता है 100%। लेस सीओजीएस एट द रेट 50%। तो पहले ही बता दिया है 50% है, तो सीधा सीधा है 2 लाख के 50%, 1 लाख माइनस करूंगा आएंगे 1 लाख, विच इज 50%। ये मिल गया जीपी। जीपी में से लेस करता हूं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस पता है क्या? ऑपरेटिंग एक्सपेंस कितने हैं? नहीं सर, ऑपरेटिंग एक्सपेंस की वैल्यू नहीं पता। ठीक है, चलो तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की वैल्यू नहीं पता है, ऑपरेटिंग रेशियो पता है 65%। फिर से दिमाग लगाने वाला काम। ऑपरेटिंग रेशियो पता है 60%, दैट मीन सीओजीएस प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस, सीओजीएस प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस इज 65% ऑफ सेल। सीओजीएस और ऑपरेटिंग एक्सपेंस दोनों मिला के 65% ऑफ सेल है। तो फिर सीओजीएस तो 50% है, तो 65 में से 50 माइनस करो, 15% आ जाएगा आपका ऑपरेटिंग एक्सपेंस। तो आप तो ये ओरली समझ में आ गया। देखो पिछले क्वेश्चन का फायदा है, अभी ये पिछले क्वेश्चन में जो मेहनत की उसका फायदा ओरली समझ में आ रहा है कि 65% सीओजीएस प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस है किसके? सेल्स के। और सीओजीएस अकेला कितना परसेंट है सेल्स के? 50% है। तो अगर 65% दोनों मिला के और सीओजीएस अकेला 50% है, तो 65 में से 50 माइनस करो, 15% आ गया आपका ऑपरेटिंग एक्सपेंस। बट लिखना पड़ेगा सर, आंसर बता के थोड़ी चलेगा, एग्जामिनर सुन थोड़ी करता है, तो लिखना पड़ेगा। तो लिखेंगे फिर से एज ऑपरेटिंग रेशो, इज 65%, that is COGS plus operating expense is 65% of sales. sorry COGS plus operating expense is 65% of sales. ठीक है, अब एग्जाम में भी सर हम इतना डिटेल में लिखे
जरूरत नहीं है इतना डिटेल में, बट लिखने से आपको ये आपका ये समझ में आता है, बट टाइम वगैरह नहीं होने की वजह से आप डायरेक्ट आप ये 2 लाइन के बाद में हम जो लिखते हैं वो लिख रहे तो भी चलेगा क्या? ठीक है, 65% ऑफ सेल्स। सो तो परसेंटेज ऑफ सीओजीएस, तो वहां ऐसा लिख सकते हो, वहां पे डायरेक्ट यहां से शुरू कर सकते हो, परसेंटेज ऑफ सीओजीएस प्लस उसके नीचे प्लस साइन, परसेंटेज ऑफ ऑपरेटिंग एक्सपेंस इज इक्वल्स टू परसेंटेज ऑफ ऑपरेटिंग रेशो। सो अब डायरेक्ट हम माइनस करके लिख दें, ऑपरेटिंग रेशो कितना है, सो परसेंटेज ऑफ ऑपरेटिंग एक्सपेंस निकालता हूं मैं, परसेंटेज ऑफ ऑपरेटिंग ये निकालूंगा, कैसे निकालूंगा, ऑपरेटिंग रेशो माइनस सीओजीएस का परसेंटेज, ऑपरेटिंग रेशो माइनस सीओजीएस परसेंटेज, सीओजीएस इन परसेंटेज ऐसे लिख दो, ऑपरेटिंग रेशो माइनस सीओजीएस इन परसेंटेज। हाँ यहां से भी लिखा तो चलता एग्जाम में, यहां से सीधा परसेंटेज ऑफ ऑपरेटिंग एक्सपेंस कैसे आएगा, तो परसेंटेज ऑफ ऑपरेटिंग एक्सपेंस आएगा ऑपरेटिंग रेशियो माइनस परसेंटेज ऑफ सीओजीएस, यहां से एग्जाम में लिखा तो भी चलता। तो ऑपरेटिंग रेशियो कितना है, ऑपरेटिंग रेशियो इज मच 65%, ऑपरेटिंग रेशियो इज 65% और सीओजीएस इज परसेंटेज 50%। सो ऑपरेटिंग एक्सपेंस रेशियो, ऑपरेटिंग एक्सपेंस रेशियो आ गया 15%, ऑपरेटिंग एक्सपेंस रेशियो आया 15%। तो चलो हमारे फ्लो में अब आपको ऑपरेटिंग एक्सपेंस रेशियो पता चल गया, तो हम सीधा वो रेशियो है 15%, तो हम क्या करेंगे, सेल सेल 2 लाख है, 2 लाख के 15%, सेल 2 लाख के 2 लाख के 15%, 30,000, तो 30,000 लेस कर देंगे। देख लो समझ में आ रहा है क्या, 1 लाख के सॉरी 2 लाख, 2 लाख के 30%, सेल के लेना है, सेल का ये जीपी का नहीं लेना है, 1 लाख के 15% नहीं लेना है, सेल के 15% लेना है। तो 1 लाख माइनस 30,000 तो कितने बचेंगे, 70,000। ये आ गया आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट, दैट इज ईबीआईटी, ईबीआईटी। अब देखते क्वेश्चन में क्या क्या ढूंढना था, मिल गया क्या हमको, सर जीपी रेशो ढूंढना था, मिल गया जीपी रेशो, जीपी रेशो इज 20%। सर ईबीआईटी ढूंढना था, अरे मिल गया ईबीआईटी, ईबीआईटी आया 70,000, फ्लो देखो लिखो अच्छे से 70,000। ऑपरेटिंग रेशो 65% आया, सॉरी वो दिया ही है। ऑपरेटिंग एक्सपेंस निकालना था, तो सर हमने निकाला ना 15%, सेल के 15%, सेल 2 लाख के 2 लाख के 15%, 30,000, ये भी आ गया सर 30,000। सर पैट बाकी है, पैट पैट, और ये तो ओरली होता ना, पैट इज 6% ऑफ 2 लाख, 6% ऑफ सेल, तो लिखना है तो लिख देना वहां पे, पैट इज इक्वल्स टू सेल्स इंटू एनपी रेशो, मैं लिख नहीं रहा हूं ओरली बोल रहा हूं, लिख दो, पैट इज इक्वल्स टू सेल्स इंटू एनपी रेशो, सेल्स है 2 लाख, एनपी रेशो है 6%, ये आ गया 2 लाख के 6%, 12,000। देखो बड़ा मजेदार है, ये होगा क्वेश्चन डी, लास्ट वन ई, ई में भी सेल मिसिंग है, सेल मिसिंग है तो हो सकता है मजेदार हो, चेक करते हैं। अगेन पॉज करो और आप तो परफेक्टली सॉल्व करो, अब हमने कितनी मेहनत कर ली, कितना अच्छे से, और यहां तक आप पहुंच गए हो, ध्यान दिया है आपने सब कुछ, अब तो आगे का आना चाहिए ई। ठीक है चलो, आपने पॉज करके कर लिया होगा, आगे बढ़ते हैं, मैं करता हूं अब सॉल्व, आंसर क्रॉस चेक करो, अगर आपके आंसर मैच हो रहे होंगे, आपने बहुत अच्छे से 100% डेडिकेशन से ध्यान दिया होगा ना, आपको मजा आएगा, सब करने में मजा आएगा। आउटपुट जब निकलता है किसी चीज का, फायदा होता है किसी चीज का, तो मजा आती है वो करने में। ठीक है चलो, तो चलो क्या क्या दिया है, सेल्स पता नहीं, फ्लो बनाते हैं अपना, सेल्स नहीं पता सर,
फिर से मैं तो दो कॉलम बनाऊंगा, अमाउंट और परसेंटेज। सेल नहीं पता, बट सेल का परसेंटेज हमेशा 100% होता है ऑफ सेल, माइनस सीओजीएस। व्हाट वी नो अबाउट सीओजीएस सर, इन ई कॉलम सीओजीएस इज 80%। चलो तो आसान है, सीओजीएस इज 80%, तो परसेंटेज के कॉलम में एटलीस्ट 80% लिख सकते हैं, अमाउंट के कॉलम में नहीं पता क्योंकि सेल ही नहीं पता। सो जीपी, जीपी अमाउंट में नहीं पता बट रेशो समझ में आ गया है, रेशो इज 20%। जीपी का रेशो है 20%। अगला, नेक्स्ट हमको क्या पता है, ईबीआईटी दे दिया उन्होंने 140। अरे वाह, इस बार ईबीआईटी तो 140 दिया ही है। ऑपरेटिंग रेशो भले ही नहीं दिया है, ऑपरेटिंग रेशो नहीं दिया है, बट ऑपरेटिंग एक्सपेंस दिया है 80,000। अरे ये तो बहुत आसान काम कर देंगे आप, ऑपरेटिंग एक्सपेंस दिया है ना हमको, तो ये आसान हो जाएगा हमारे लिए। कैसे देखते हैं, जीपी नहीं पता, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस दे दिए है 80,000, अब इसके परसेंटेज नहीं पता, ढूंढ लेंगे। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस करने के बाद मिलता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट, दैट इज ईबीआईटी। और क्वेश्चन में ईबीआईटी दिया है, ईबीआईटी इज 1,40,000। और तो देखो ना, और क्या चाहिए जिंदगी में। अगर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस करने के बाद ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो कि 80,000 है, इफ 80,000 के ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस करो तो हमको ऑपरेटिंग प्रॉफिट मिल रहा है 140। इफ वी डिडक्ट 80,000 ऑफ ऑपरेटिंग एक्सपेंस वी कैन गेट 140 एज अ ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो उल्टा जाओ, किसमें से 80,000 माइनस करे तो 140 बचते हैं, इसमें से 80 माइनस करो तो 140 बचते थे, 140 प्लस 80। और इससे आसान क्या चाहिए, 140 प्लस 80 ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। तो आप आंसर में सीधा ये फ्लो बना रहे होंगे और आपने क्वेश्चन मार्क लिखे होंगे, तो आगे लिख दो आप ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल्स टू, उल्टा जाएंगे आप, ग्रॉस प्रॉफिट कैसे आएगा, ग्रॉस प्रॉफिट आएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट दैट इज ईबीआईटी प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस, ऑपरेटिंग प्रॉफिट प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट पता है 140, ऑपरेटिंग एक्सपेंस 80, ऑपरेटिंग प्रॉफिट प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस 140 प्लस 80 दैट इज 2,20,000। मिल गया भाई जीपी, जीपी मिल गया है, बधाई हो, 2,20,000। ठीक है, और आसानी से मिला इस बार, बहुत दिक्कत का काम नहीं था। और अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की बारी आ गई। कैसे सर, जीपी रेशो पता है ना 20%, जीपी रेशो इज 20%, सो फॉर 20% 2,20,000 और 20% 2,20,000, देन फॉर 100% हाउ मच। तो जिनको वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाले से करना है वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से करो, जिनको जीपी रेशो के फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करनी है वो वैसा करो, जो थोड़े से मैथ्स वाले लोग हैं वो वैसा कर देंगे। क्या, जीपी रेशो इज इक्वल्स टू जीपी डिवाइड बाय सेल्स इनटू 100, जीपी डिवाइड बाय सेल्स इनटू 100, जीपी रेशो इज 20%, जीपी 2,20,000 डिवाइड बाय सेल्स नहीं पता सर, इनटू 100। तो सेल्स को इधर भेज दो, सेल्स इज इक्वल्स टू 2,20,000 डिवाइडेड बाय 20 इंटू 100, डिवाइड बाय 20 इंटू 100। तो कर दो 220 डिवाइडेड बाय 20 इंटू 100, वो आ रहा है 11 lakhs। मजेदार और सिंपल भी। तो इस बार सेल देखो कितने आसानी से पता चल गया, सेल इज 11 लाख। आपने ये फ्लो में क्वेश्चन मार्क लिखे होंगे तो दूसरा फ्लो बना देना। सेल 11 लाख आ गया, अब उसके 80% है, उसके 80% है सीओजीएस, सेल के 80% दैट इज 8,80,000 सीओजीएस है उसके। और क्रॉस चेक करो, 11 लाख में से 8,80,000 माइनस करो तो क्या बराबर 220 बचते हैं, यस सर, 11 लाख माइनस 880 बचता है 220, और 220 में से 80 माइनस करो तो बचते हैं 140। मैच हो गया, समझ के करो, नहीं समझा रिपीट देखो, फ्लो करके देखो खुद से, ये पूरा होने के बाद खुद से वो क्वेश्चन एक बार वापस से खुद कर देना। हाँ, अरे एक बात मैं तो बताना भूल गया था,
आपने ये क्वेश्चन लिख लेना चाहिए था शुरुआत में ही, पहले 7-8 लाइन छोड़ के, सॉरी मैंने बताना भूल गया, ये क्वेश्चन आपने नोटबुक में लिख देना चाहिए था। नहीं लिखा होगा तो अब आगे लिख दो, कुछ तो मैनेज करो, आप उतने टैलेंटेड हो, आप कुछ ना कुछ मैनेज कर ही लेते। तो वीडियो पॉज कर दो और ये क्वेश्चन पहले लिख देना। अब जो ब्लैक इंक में लिखा है वो मत लिखो, या फिर शुरुआत में वापस से पीछे जाके वहां पे पॉज करके शुरुआत में जो क्वेश्चन था, जब सिर्फ क्वेश्चन मार्क थे, वो वाले लिख लो वापस पीछे जाके वीडियो में, ठीक है। चलो तो इसमें भी आंसर पुट कर देते हैं। नहीं नहीं, पहले ये लास्ट वाला देखते क्या है। पैट ढूंढना है, पैट, सेकंड लास्ट लाइन में पैट ढूंढना है। और नेट प्रॉफिट रेशियो क्या दिया है? नेट प्रॉफिट रेशियो दिया है 5%। नेट प्रॉफिट रेशियो दिया है 5%। तो वो तो सिंपल है ना, सेल पता चल गया है 11 लाख, 11 लाख के 5%, 11 लाख के 5% 55,000, 11 लाख इंटू 5% 55,000। तो चलो ये तो सिंपल हो गया है। आई थिंक अगर आप सीरियसली कर रहे हो, सीखने के लिए कर रहे हो, तो मजा आ रहा होगा। तो ये आ गया 11 लाख सेल, जीपी आ गया 20%, ऑपरेटिंग रेशो, ओके ऑपरेटिंग रेशो ढूंढना है, ऑपरेटिंग रेशो हमने ढूंढना नहीं है। ऑपरेटिंग रेशो कैसे आ जाएगा? ऑपरेटिंग रेशो निकाल लेते हैं। ऑपरेटिंग रेशो COGS प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस डिवाइडेड बाय सेल्स, COGS प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस डिवाइडेड बाय सेल्स। तो COGS इज 880, ऑपरेटिंग एक्सपेंस 80,000, COGS 880, ऑपरेटिंग एक्सपेंस 80,000 डिवाइड बाय सेल्स, सेल्स इज 11 lakh, सेल्स इज 11 lakh, 880 plus 80,000 divided by 11 lakh into 100, so it comes 87.27%, 87.27%। मेन आंसर लिख देता हूं मैं यहाँ पे 87.27%। और ये नेट पैट कितना आया था? 55,000, 11 लाख के 5%, 11 लाख इंटू 5%। हाँ, अगर यहां तक हो गया है तो अब जाके आपका वो जो 6 रेशोज थे, जीपी रेशो, एनपी रेशो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो, ऑपरेटिंग रेशो, ऑपरेटिंग एक्सपेंस रेशो, ये कॉम्बिनेशन आप कैसे भी आओ, अब आपको समझ में आ जाएगा। अब वो किसी भी तरीके से वो घुमा फिरा के दो, आपको अब ये समझ में आना चाहिए। फिर भी प्रैक्टिस के लिए लगा तो ये क्वेश्चन दोबारा सॉल्व करना, बिना देखे सॉल्व करना, फिर आंसर क्रॉस चेक करना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। ये तो हुआ हमारे अब वो 6 रेशो। इसमें एक और बात क्या थी पता है? ये 6 के 6 रेशो अगर आप देखोगे, ये 6 के 6 रेशो किस पे इंटरलिंक थे, या कौन सी वैल्यूज को आपस में कंपेयर कर रहे थे? जो वैल्यूज आपके प्रॉफिट स्टेटमेंट में होती है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में होती है। मतलब जैसे सेल आप बोलोगे सर प्रॉफिट एंड लॉस में कहा रहता? ट्रेडिंग में रहता। अरे ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एक इनकम स्टेटमेंट का ही हिस्सा है। ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हम क्या निकालते हैं? हमारा प्रॉफिट लॉस निकालते हैं, तो वो तो इनकम स्टेटमेंट का हिस्सा है। तो हम क्या कर रहे थे? हम ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के ही चीजों को आपस में कंपेयर कर रहे थे, ठीक है ना। जैसे हमने सेल को कंपेयर किया नेट प्रॉफिट से, सेल को कंपेयर किया जीपी से, सेल को कंपेयर किया खर्चों से, तो हम ट्रेडिंग और पीएन के ही आपस की चीजों को कंपेयर कर रहे थे। वैसे ही कुछ रेशोज ऐसे जो बैलेंस शीट के आपस की चीजों को कंपेयर करते, बैलेंस शीट में से आपस की चीजों को कंपेयर करते। तो हम पहले देखते हैं जनरली बैलेंस शीट में क्या क्या होता है। सर क्या सिखा रहे, हम फाउंडेशन पास है। हाँ मालूम है फाउंडेशन पास है, आपने बहुत अकाउंटिंग बहुत ज्यादा पढ़ ली है, फिर भी एक मेरा काम है, और फाइनेंशियल मैनेजमेंट में हमको जो बैलेंस शीट में जो ओवरऑल चीजें आती है उनके बारे में थोड़ा डिस्कस करना। तो जनरली बैलेंस शीट में क्या क्या आता है वो समझो। अगर बैलेंस शीट बनाओ ना, तो बैलेंस शीट के एसेट साइड में मेनली 3 चीजें दिखेगी। एक तो फिक्स एसेट। हाँ, अब ये फिक्स एसेट में हो सकता है 2 टाइप के एसेट हो। फिक्स एसेट में हो सकता है 2 टाइप के एसेट हो। कौन सी 2 टाइप की? एक हो सकता है टेंजिबल फिक्स एसेट, वही अपना
फर्नीचर, बिल्डिंग, मशीनरी, टेंजिबल फिक्स असेट। दूसरा हो सकता है इनटेंजिबल फिक्स असेट, गुडविल, कॉपीराइट, पेटेंट, वो वाला। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद करंट असेट। करंट असेट में तो आपको पता है डेटर्स, क्रेडिटर बोल रहा हूँ, डेटर्स, स्टॉक, बैंक बैलेंस, कैश का बैलेंस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, बिल्स रिसीवेबल, ये करंट असेट होता है। इसके अलावा एक असेट, नॉर्मली ये दो असेट तो पकड़ी जाती है कि ये दो असेट है, फिक्स असेट, करंट असेट, ये दो असेट है। बट कुछ कुछ क्वेश्चंस में, सारे क्वेश्चंस में नहीं, सारे क्वेश्चन में तो ये दो असेट तो पकड़ी जाएगी, फिक्स असेट भी है, करंट असेट भी है। बट कुछ क्वेश्चंस में हो सकता है कि एक और असेट हो जिसका नाम आपको सुना सुना तो लगेगा ही, फिक्टिशियस असेट। कौन सी असेट? फिक्टिशियस असेट। ठीक है ना। तो अब ये फिक्टिशियस असेट क्या हो सकती है? हाँ, ठीक है। तो ये फिक्टिशियस असेट क्या हो सकती है? तो जो ऐसी असेट होती है, बोले सर जो असेट एक्चुअल में असेट नहीं रहती। फिक्टिशियस असेट, जो असेट एक्चुअल में असेट नहीं होती बट असेट साइड में लिखी जाती। याद करो बचपन के दिन जब हम बैलेंस शीट में बोलते थे कि एक फिक्टिशियस असेट है, मतलब क्या? काल्पनिक असेट है, काल्पनिक असेट। जो एसेट का मीनिंग क्या होता है? एसेट का मीनिंग होता है जिसका फ्यूचर बेनिफिट हो, जिससे आपको फ्यूचर में कुछ फायदा हो। तो फ्यूचर बेनिफिट वाले एसेट को बोलते हैं कि ये मतलब फ्यूचर में एक तो बेनिफिट मिलेगा ना, तो उसके बदले कुछ तो पैसे मिलेंगे, तो उसको बोलते हैं हम कि ये एसेट है हमारी। बट फिक्टिशियस एसेट का मतलब इससे फ्यूचर में कोई बेनिफिट नहीं है, या इसको हम बेच नहीं सकते, इसको बेच के कोई पैसा नहीं आ सकता, फिर भी एसेट साइड में लिखना होता है। क्यों लिखना होता है? तो ये हमारे अकाउंटिंग रूल्स की वजह से लिखना होता है कि डेबिट को जिस किसी अकाउंट को डेबिट बैलेंस है, और डेबिट बैलेंस वाले अकाउंट हमको कैरी फॉरवर्ड करने होते हैं। डेबिट बैलेंस वाला अकाउंट अगर हमको कैरी फॉरवर्ड करना है तो बैलेंस शीट में एक ही जगह है असेट साइड, लायबिलिटी साइड में तो हम कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते, लायबिलिटी साइड में क्रेडिट बैलेंस वाले अकाउंट आते हैं। तो ये फिक्टिशियस एसेट एक्चुअल में अकाउंट्स होते हैं लॉसेस के या खर्चों के। fictitious assets are actually losses और expenses। जैसे कि आपने सुना होगा कि आपने बहुत सारा हेवी एडवर्टाइजमेंट कर दिया है, या वो याद होगा आपको, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स, अब डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स रहा नहीं, बट डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स, कि आपने प्रीमियम ऑन रिडम्पशन भी होता था, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स, कि आपने कुछ डिस्काउंट दे दिया है डिबेंचर इश्यू करने से, अब वो तो लॉस है आपका, वो डिस्काउंट आपका लॉस है। बट वो लॉस एक ही साल में पीएनएल में नहीं जाता, वो लॉस एक बारी में हम पीएनएल में नहीं बेचते। हम बोलते हैं अरे ये लॉस जो है वो ओवर द ईयर हम पीएनएल में थोड़ा थोड़ा बेचेंगे, जब तक हमारे डिवेंचर रिडीम्शन नहीं होते। समझो डिवेंचर की लाइफ 10 साल है और आपको रिडम्पशन, आप प्रीमियम पे कर रहे हो या डिस्काउंट पे आपने डिवेंचर इशू किए, तो आपको डिवेंचर इशू करने पे या रिडम्पशन करने पे लॉस होने वाला है 10 लाख का। 10 लाख का टोटल लॉस है, और आपके डिवेंचर 10 साल के लिए आपने इशू किया, 10 ईयर्स के बाद वो रिडीम होने वाले हैं। तो हम क्या करते थे, 10 डिवाइडेड बाय 10 lakhs डिवाइडेड बाय 10, 10 lakhs डिवाइडेड बाय 10, पर ईयर 1 लाख रुपीज। तो आप हर साल 1-1 लाख रुपए पीएनएल में ट्रांसफर करते थे। तो पहले साल में जब एंट्री करते थे तो लॉस को डेबिट करते थे 10 लाख से, लॉस डेबिट हो जाएगा 10 लाख से, बट पूरा के पूरा लॉस पीएनएल में नहीं जाएगा, मतलब लॉस अकाउंट पूरा खत्म नहीं होगा। अभी लॉस में सिर्फ 1 लाख पीएनएल में जाएंगे, अभी 9 लाख का बैलेंस बचेगा। फिर दूसरे साल के आखिरी दिन में और 1 लाख पीएनएल में जाएंगे तो 8 लाख का बैलेंस बचेगा। फिर अगले साल 1 लाख पीएनएल में जाएंगे, 7 लाख का बैलेंस बचेगा। तो हर साल वो डिस्काउंट के अकाउंट को कुछ ना कुछ बैलेंस बचेगा, तो वो बैलेंस कैरी फॉरवर्ड करना है, और उसको डेबिट बैलेंस है, डेबिट बैलेंस वाला अकाउंट कैरी फॉरवर्ड करना है। तो इसका मतलब हो जाता है कि वो अकाउंट हमको बैलेंस शीट में शो करना पड़ेगा। कैरी फॉरवर्ड वाले अकाउंट बैलेंस शीट में शो करने पड़ते हैं, और उसको डेबिट बैलेंस होने की वजह से उसको एसेट साइड में शो करना पड़ेगा। तो वो कोई प्रॉफिट तो है नहीं, उसको बेचने बाद में फायदा तो नहीं होने वाला, वो बेनिफिट तो है नहीं, बट एसेट साइड में दिख रहे हैं। जो 10 लाख, 9 लाख, 7 लाख, 8 लाख जो हर साल 1-1 लाख से कम हो जाएगा, वो 10 साल तक बैलेंस शीट में दिखते रहेगा, तो उसको बोलते हैं फिक्टिशियस एसेट। तो जब भी क्वेश्चन में फिक्टिशियस एसेट आएगी ना, वो लेस हो जाएगी, वो नहीं पकड़ेंगे, वो फिक्टिशियस एसेट को कंसीडर नहीं करेंगे, बाकी एसेट्स को ही कंसीडर करेंगे। और अगर टोटल एसेट में वो कंसीडर हो चुका है तो उसको हटा देंगे। ये एक याद रखना, फिक्टिशियस एसेट जब भी आएगी तो हम जब भी हम कभी भी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू ढूंढेंगे कि हमको इतनी इतनी इन्वेस्टमेंट हमने बिजनेस में की है, उसमें से फिक्टिशियस एसेट माइनस हो जाता है, उसमें से फिक्टिशियस एसेट माइनस हो जाता है। ठीक है। आ, चलो तो आगे बढ़ते हैं। एक ही बेटा। ठीक है, तो देखो ध्यान दो।
तो अब क्या करते हैं, फिक्टिशियस एसेट के बारे में, फिक्टिशियस एसेट आपको पता चल गया है, वो आया भी क्वेश्चन में तो उसको लेस कर देना है। आगे बढ़ते हैं, लायबिलिटी साइड में क्या क्या होता है, ये हो गया अब टोटल एसेट, टोटल एसेट ये हो गई टोटल एसेट। अब लायबिलिटी साइड में क्या क्या आता है, लायबिलिटी साइड में कैपिटल आएगा, लायबिलिटी साइड में कैपिटल आएगा। अब कैपिटल में जनरली क्या क्या आएगा, तो कैपिटल में अब हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट में जब बैलेंस शीट देखते हैं वो जनरली कंपनीज की बैलेंस शीट होती है, प्रोप्राइटरशिप या पार्टनरशिप की नहीं होती, जो कंपनीज होती है ना कंपनीज की। तो कंपनीज की बैलेंस शीट में क्या क्या आता है, कंपनीज की बैलेंस शीट में आता है इक्विटी कैपिटल, इक्विटी कैपिटल, फिर रिजर्व्स एंड सरप्लस जो होता है ना, रिजर्व्स एंड सरप्लस हमारे जो पास्ट ईयर के प्रॉफिट है वो सेव करके, जनरल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व, वो रिजर्व्स एंड सरप्लस। फिर आता है प्रेफरेंस कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को अगर शेयर्स इशू किए, प्रेफरेंस शेयर इशू किए तो प्रेफरेंस, तो ये होते हैं कैपिटल का हिस्सा। फिर आता है लॉन्ग टर्म डेट, लॉन्ग टर्म डेट, लॉन्ग टर्म डेट में क्या आता है, डिबेंचर्स आते हैं, डिबेंचर्स, फिर बैंक लोन या अदर लॉन्ग टर्म लोन्स जो लॉन्ग मोर देन 12 मंथ्स के लिए है। फिर आती है करंट लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटीज, फिर इसमें वो डेटर्स, क्रेडिट, सॉरी फिर से डेटर्स नहीं, क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, बैंक ओवरड्राफ्ट, सैलरी पेबल, ये सब आता है। और फिर इसकी टोटल मतलब टोटल लायबिलिटीज, लायबिलिटी साइड की टोटल, करेक्ट है। तो ऐसी सर ये क्या सिखाया आपने, हमको मालूम था, ठीक है ना, चलो ये आपको पता है, बट फिर भी थोड़ा सा बेस बनाने के लिए जरूरी होता है डिस्कशन के लिए। तो ऐसे बनती है बैलेंस शीट। अब इनके आपस में चीजों को जब कंपेयर करते हैं कि किसी एसेट की एक किसी अकाउंट को कंपेयर कर रहे हैं लायबिलिटी के किसी एक अकाउंट से, तो इसके भी कुछ रेशोज बनते हैं, तो वो रेशो आप थोड़े देखने हैं। तो पहले तो हम शुरुआत में क्या करेंगे, हम बैलेंस शीट के रेशोज, इसको बोलेंगे बैलेंस शीट वाले रेशोज। तो बैलेंस शीट के रेशोज में पहले हम ये करंट एसेट और करंट लायबिलिटीज के आपस में रिलेशन के रेशोज देखते हैं, करंट एसेट और करंट लायबिलिटीज के, बाकी भी देखने हैं बट शुरुआत वहां से करते हैं। ठीक है, आपको भी ये बैलेंस शीट लिख लेनी है, अभी तो स्क्रीनशॉट ले लो या फिर 2 मिनट पॉज करके लिख देना, ये बैलेंस शीट लिख दो ऐसे। अभी हम जो रेशोज दिख रहे हैं वो कौन कौन से दो चीजों के रेशोज दिख रहे हैं, करंट एसेट और करंट लायबिलिटीज। अगेन ये रेशोज भी आपने 12th से देखे हैं, 12th में भी थे, 12th फाउंडेशन आपने उसमें भी देखे। चलो सबसे पहले इसमें एक टर्म आएगी, इंपॉर्टेंट टर्म है, अगेन आपको पता भी है, वर्किंग कैपिटल। क्या टर्म है, वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल कैसे निकालते हैं, ये वर्किंग कैपिटल अमाउंट आएगी, एक आंकड़ा आएगा। वर्किंग कैपिटल कैसे निकालते हैं, वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला होता है करंट असेट माइनस करंट लायबिलिटी, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटीज, इसको कहेंगे वर्किंग कैपिटल। ठीक है, सिंपल है, करंट एसेट। सर इसको वर्किंग कैपिटल ऐसा क्यों नाम है, तो ध्यान दो, एक तो क्या होता है, बिजनेस जब चलाया जाता है या शुरू कर दिया जाता है, बिजनेस जब शुरू करते हैं तो बड़ी बड़ी चीजों में इन्वेस्ट करना पड़ता है। जैसे अगर मेरा मैन्युफैक्चरिंग का काम है तो फिर मैं मशीनरीज खरीदूंगा, कोई फर्नीचर खरीदना पड़ेगा तो मशीनरीज खरीदूंगा, फर्नीचर खरीदूंगा, तो ये सब हमको चाहिए होता है। ठीक है, तो हमको मशीनरी खरीदने के लिए, फर्नीचर्स खरीदने के लिए और कुछ इक्विपमेंट्स खरीदने के लिए हमको पैसा लगाना होता है। तो जो ये बड़ी बड़ी लॉन्ग टर्म चीजों में जो पैसा इन्वेस्ट होता है, तो ये हमारा बोल सकते हैं ये हमारा मेन कैपिटल है, ये हमारा मेन कैपिटल जो हम साल के बोल रहा हूँ, बिजनेस शुरू करते समय ये पैसा जनरेट करते हैं, ये फंड्स लाते हैं कहीं ना कहीं से और वो इन्वेस्ट कर देते हैं, अलग अलग एसेट्स में इन्वेस्ट करते हैं। बट ऐसा नहीं कि बस उतना करने से हमारा काम हो जाता है कि हमने मशीनरी ला ली है, हमने फर्नीचर ला लिया है, हमने इक्विपमेंट्स ला लिए और अब बिजनेस शुरू हो जाएगा, नहीं। वो मशीनरी रोज चलानी पड़ेगी ना, हमारा मैन्युफैक्चरिंग का काम है तो हमको रोज मशीनरी चलानी पड़ेगी, उसमें से प्रोडक्शन निकालना पड़ेगा और प्रोडक्शन निकाल के बेचना पड़ेगा, तब बिजनेस शुरू। और मशीनरी चलाने के लिए क्या लगेगा, मशीनरी चलाने के लिए रॉ मटेरियल लगेगा, मशीनरी चलाने के लिए लेबर लगेंगे, मशीनरी चलाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी वगैरह लगेगी, तो इनके तो रोज के खर्चे होंगे, रॉ मटेरियल रोज लाना पड़ेगा, वर्कर्स को हो सकता है रोज पेमेंट करेंगे या मंथली पेमेंट करेंगे, बट उनको भी तो पैसे देने पड़ेंगे, इलेक्ट्रिसिटी बिल भरना पड़ेगा। तो ये जो है इन चीजों के लिए जो पैसा लगता है इसको बोलते हैं वर्किंग कैपिटल।
इसको बोलते हैं वर्किंग कैपिटल। जो आपके डे टू डे बिजनेस एक्टिविटी के लिए जो पैसा लगता है उसको बोलते हैं वर्किंग कैपिटल। समझ में आया वर्किंग कैपिटल का मतलब? सर वर्किंग कैपिटल ऐसे कैसे निकाल रहे हैं? करंट असेट माइनस करंट लायबिलिटी, करंट असेट माइनस करंट लायबिलिटी ऐसे कैसे निकाल रहे हैं वर्किंग कैपिटल? तो देखो करंट असेट्स किससे बनती है? करंट असेट्स आपके डेली एक्टिविटीज से बनती है। मशीनरीज, फर्नीचर, ये कैसे बना? जब आपने वो वन टाइम परचेस किया तब बना आपका मशीनरी, मशीनरी अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट, वो जब वन टाइम परचेस कर लेते तब बनते हैं। पर डेटर्स, डेटर्स रोज सेल करते हैं उधारी में, रोज उधारी में सेल करने से डेटर नाम की एसेट बनती है। इन्वेंट्री रोज परचेस करते हैं तो इन्वेंट्री बनती है, स्टॉक बनता है। कैश का बैलेंस रोज कम ज्यादा हो जाता है। मतलब ये है डेली एक्टिविटी से बनने वाली एसेट्स, ठीक है। और करंट लायबिलिटी ये भी डेली एक्टिविटी से बनती है। आप उधारी पे माल खरीदो, क्रेडिटर्स नाम की लायबिलिटी बन जाएगी। आप अगर किसी को सैलरी देना बाकी है, किसी को रेंट देना बाकी है, तो वो उसकी लायबिलिटी बन जाएगी। तो ये भी आपकी डे टू डे एक्टिविटी से लायबिलिटी बनती है, ठीक है सर। ठीक है, ये समझ में आ गया कि करंट असेट, करंट लायबिलिटीज ये कोई लॉन्ग टर्म वाली चीजें नहीं है, ये शॉर्ट टर्म वाली है, डे टू डे एक्टिविटीज से बनने वाली। तो ये वर्किंग कैपिटल इससे बनता है। बट असेट माइनस लायबिलिटी क्यों किया? करंट असेट माइनस करंट लायबिलिटी क्यों किया? तो अरे आप कैपिटल का भी फॉर्मूला देखो। नॉर्मली कैपिटल कैसे बनता है? कैपिटल बनता है आपकी टोटल असेट्स माइनस आउटसाइडर्स लायबिलिटी। देखो ना, असेट साइड की टोटल माइनस ये बाकी की लायबिलिटीज कर दो तो आपका कैपिटल आएगा ना। तो कैपिटल का फॉर्मूला तो ये तो बचपन से सीखा है, असेट्स माइनस लायबिलिटी कैपिटल आता है। और उसके पीछे का लॉजिक भी क्या है? तो आपने देखो, आपने अगर कोई इन्वेस्टमेंट की मतलब एसेट साइड में की होगी, आपने जो बिजनेस में पैसे लगाए तो वो एसेट साइड में दिखते हैं कि वो कहाँ कहाँ इन्वेस्ट हुए। आपने फर्नीचर खरीदा, मशीनरी खरीदा, तो मशीनरी खरीदने के लिए पैसे लगे, फर्नीचर के लिए पैसे लगे, डेटर के लिए पैसे लगे, स्टॉक के लिए पैसे लगे। तो आपका पैसा कहाँ इन्वेस्ट हुआ वो एसेट साइड में दिखता है। तो अगर समझो मेरी टोटल एसेट 12 लाख की है, टोटल एसेट 12 लाख की है, तो जरूरी नहीं कि ये पूरे 12 लाख मेरे खुद के घर से ही लाए होंगे। हो सकता है इसमें से कुछ एसेट मैंने उधारी पे खरीदी है। 12 लाख में से 2 लाख की एसेट उधारी में खरीदी। अब वो एसेट कुछ भी हो सकती है, फर्नीचर हो सकता है, स्टॉक हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। पर 12 लाख में से 2 लाख की एसेट उधारी पे खरीदी, तो मेरे लायबिलिटी साइड में 2 लाख का क्रेडिटर दिख रहा होगा। लायबिलिटी साइड में 2 लाख का क्रेडिटर लिखा होगा। बचे 10 लाख की एसेट, बची हुई 10 लाख की एसेट हो सकता है कि मैंने बैंक से 3 लाख का 5 लाख का लोन लिया, चलो 6 लाख का लोन लिया है, बैंक से मैंने 6 लाख का लोन लिया है और वो लोन से मैंने वो एसेट खरीदी है। फिर से मेरे पास टोटल 12 लाख की एसेट है, 12 लाख की एसेट में से 2 लाख की एसेट तो उधारी पे ही खरीदी, तो वो तो खुद के पैसों से नहीं आई, उसके पैसे देने बाकी अभी, तो 2 लाख की एसेट वहां से आई। बची हुई 6 लाख की एसेट, और वो 6 लाख की एसेट मैंने बैंक से लोन लेके खरीदी है, वो भी खुद के पैसों से नहीं खरीदी है, वो बैंक का लोन रीपे होगा, अभी तो मैंने खुद के पैसे से नहीं खरीदी। तो बची हुई 12 में से 2 गए, फिर 6 गए, तो मतलब 8 गए, बची हुई 4 लाख की एसेट, 4 लाख की एसेट ही मेरे खुद के जेब से जो पैसा मैंने डाला था उससे खरीदी। तो फिर मेरा कैपिटल कितना आया? 4 लाख का ही आया। तो कैपिटल कैसे आया? 12 लाख की टोटल एसेट, तो एसेट माइनस बाकी लायबिलिटी, 2 लाख के क्रेडिटर, 6 लाख के बैंक लोन, तो 12 लाख माइनस 2 और 6 8 लाख, तो 12 माइनस 8 4 लाख। तो मुझे सिर्फ इतना समझाना, ये आता है आपको, सिर्फ रिवाइज करके थोड़ा सा उसको लिंक करके देना है। तो कैपिटल आता ही कैसा है? कैपिटल आता है एसेट माइनस लायबिलिटी से। तो वैसे ही वर्किंग कैपिटल भी कैसे आएगा? तो वर्किंग कैपिटल जिस चीजों से बनता है वो करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। कि समझो अब इसमें भी एग्जांपल, अगर समझो मैंने एक करंट एसेट का एग्जांपल देते, स्टॉक, स्टॉक में समझो मेरे 6 लाख रुपए, मतलब मेरे पास 6 लाख का स्टॉक है, 6 लाख, 6 लाख का स्टॉक है, तो 6 लाख माइनस ये 6 लाख का स्टॉक मैंने जो खरीदा है, हो सकता है उसमें से 2 लाख का स्टॉक तो उधारी पे ही खरीदा है, मतलब वो तो क्रेडिटर लोगों से पैसे देने हैं उसके, वो क्रेडिटर लोगों ने मुझे वो स्टॉक अभी ऐसे ही दे दिया, उसके अभी तक पैसे दिए नहीं। मतलब 6 में से 2 लाख का स्टॉक किसी और के पैसों से खरीदा है, 4 लाख का स्टॉक मेरे खुद के पैसे से खरीदा है। तो मुझे वर्किंग कैपिटल खुद कितने लगाने पड़ेंगे? तो खुद को लगाने की जरूरत है 4 लाख, ठीक है ना। 6 लाख का स्टॉक मुझे मेंटेन करना है, तो 6 लाख का स्टॉक में से 2 लाख का स्टॉक तो क्रेडिटर से आ जाएगा, क्रेडिटर्स उधारी पे दे देते हैं, तो फिर 6 लाख में से 2 लाख का स्टॉक किसी और से आ जाएगा, तो खुद को कितना कैपिटल इन्वेस्ट करना पड़ेगा? 4 लाख। तो बस वही वो 4 लाख मतलब वर्किंग कैपिटल। तो समझो आपको एसेट माइनस लायबिलिटी क्यों करते हैं, वर्किंग कैपिटल का भी मतलब समझा, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी क्यों करते हैं वर्किंग कैपिटल ढूंढने के लिए, इसका भी मतलब है। नेक्स्ट, ये एक इंपॉर्टेंट आंकड़ा हो गया वर्किंग कैपिटल, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। नेक्स्ट होता है करंट रेशो। अब एक और इंपॉर्टेंट रेशो, क्या नाम है उसका? करंट रेशो।
अब करंट रेशो क्या है? करंट रेशो क्या बताता है? करंट रेशो हमको बताता है कि आपकी करंट असेट ये कितने टाइम से करंट लायबिलिटी के, आपकी करंट असेट कितने टाइम से करंट लायबिलिटी के। तो करंट असेट, अब टाइम्स में बताना है ना, तो करंट असेट ऊपर लिखना पड़ेगा और करंट लायबिलिटी नीचे। तो करंट रेशो का फॉर्मूला देखा है 12 से देखते आ रहे हैं। करंट रेशो का फॉर्मूला करंट असेट अपॉन करंट लायबिलिटी। अब करंट असेट में सारी करंट असेट आएगी। अब वो आपको पता है, डेटर्स, स्टॉक, इन्वेंट्री, स्टॉक और इन्वेंट्री की समझो, कैश, बैंक, बिल्स रिसीवेबल। वो करंट लायबिलिटी में क्रेडिटर्स, आउटस्टैंडिंग सैलरी, वो सब। तो ये समझा। और ये टाइम्स में आंसर देता है, टाइम्स में कि करंट असेट ये कितने टाइम से करंट लायबिलिटी के। तो अगर मैं बोलूं कि इसका आंसर 4 है, इसका आंसर क्या आ रहा है 4, करंट एसेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी करने पे 4 आंसर आ रहा है। तो इसका मतलब है करंट लायबिलिटी के 4 टाइम्स, करंट लायबिलिटी जितनी है उसकी 4 गुना करंट एसेट है। करंट लायबिलिटी अगर 100 रुपए है तो करंट एसेट 400 रुपए है। इसका आंसर अगर 4 है तो। इसका आंसर अगर 3 है तो इसका मतलब है करंट लायबिलिटी जितनी है उसके 3 टाइम्स करंट एसेट है। करंट लायबिलिटी अगर 200 है तो उसको मल्टीप्लाई बाय 3, 200 इंटू 3, 600 रुपए करंट एसेट है। ये समझा। एक इंडस्ट्री का स्टैंडर्ड करंट रेशो है, मतलब कि अगर उतना करंट रेशो है तो आपके बिजनेस है वो लेस रिस्की है। बट अगर इससे कम आपका करंट रेशो है तो आपका बिजनेस थोड़ा रिस्क में है। रिस्क में मतलब क्या, कि अगर ऐसा कुछ हो जाए, मार्केट में ऐसा कुछ आ जाए जैसे कोरोना जैसा हुआ था, तो वैसा अगर कुछ आ जाए कि इमीडिएट आपको आपके लायबिलिटीज पे करने की बारी आ जाए, आपको करंट लायबिलिटीज पे करनी है, सडनली ऐसा कुछ तो होगा कि आपको सारी करंट लायबिलिटीज तुरंत पे करनी है। तो क्या आपकी करंट लायबिलिटीज पे करने के लिए आपका इनफ करंट एसेट्स है क्या, कि बाबा आप जल्दी से करंट एसेट बेच देंगे, पैसे आएंगे और करंट लायबिलिटी को पेमेंट कर देंगे। तो आपकी करंट लायबिलिटीज पे करने के लिए आपके पास इनफ करंट एसेट्स है क्या, ये जानने के लिए ये रेशो है, करंट रेशो है कि आपकी करंट लायबिलिटीज पे करने के लिए आपके पास इनफ करंट एसेट्स है क्या। तो बोलते कि अगर आपका करंट रेशो 2 हो ना, 2 तो अच्छा है। 2 है मतलब क्या, कि आपकी करंट लायबिलिटी के डबल, आपके करंट लायबिलिटी के 2 टाइम्स करंट असेट्स है। तो अगर आपकी करंट असेट्स 2 टाइम्स है, डबल है करंट लायबिलिटी के, तो अच्छा है कि अगर सडन कुछ हो भी जाता है और आपको तुरंत आपकी सारी लायबिलिटीज पे करनी पड़ती है और आपकी आपकी करंट असेट के बदले आपको आधे ही पैसे मिलते हैं, आपकी करंट करंट असेट जितनी भी है उस करंट असेट के बदले आपको आधे ही पैसे भी मिल गए, तो ठीक है, आप आपकी करंट लायबिलिटी पे कर सकते हो, क्योंकि फिर आपके डबल थी ना, करंट असेट डबल थी। एग्जांपल, करंट लायबिलिटी 50,000 है और करंट असेट 1 लाख है, करंट असेट 1 लाख है, करंट लायबिलिटी 50,000 है, और सडन आपको ये 50,000 पे करने हैं, तो आपने आपकी करंट असेट बेचना शुरू किया। अब जनरली क्या होता है, चीजें जब बेचने जाते हैं या जब मुझे, मैं डेटर्स के पास भी जाऊंगा, मुझे बोलूंगा जल्दी पैसे दे, वो बोलेगा मेरा क्रेडिट पीरियड बाकी है, मुझे अभी 2 हफ्ते बाकी है, 4 हफ्ते बाकी है, तुम जल्दी आ रहे हो, तो हम बोलते बाबा हम तुझे डिस्काउंट दे देते हैं बट जल्दी पैसे दे। तो जब हमको जल्दी पैसे चाहिए होते हैं तो हमको लॉस कर लेना पड़ता है, हमको थोड़ा सस्ते में चीजें बेचनी पड़ती है या डिस्काउंट दे देना पड़ता है। तो अगर मुझे 50% अमाउंट, मेरे पास स्टॉक ऐसा पड़ा था तो बहुत ही खराब हो चुका था, बहुत पुराना था, फिर भी मैं बैलेंस शीट में लिखते जा रहा था उसको, तो उसके बदले मुझे इतने पैसे मिलने ही नहीं वाले। तो ठीक है, मुझे अगर आधे पैसे भी मिले करंट एसेट के तो ठीक है, तो भी मैं मेरी करंट लायबिलिटी पे कर दूंगा। तो इसलिए बोलते हैं कि करंट रेशो 2 होना या 2 से ज्यादा होना अच्छी बात है, बट वहीं पे करंट रेशो अगर 2 से कम है तो फिर आपका बिजनेस रिस्क में है। तो कभी कभी पूछते हैं कि स्टैंडर्ड करंट रेशो क्या होना चाहिए, तो वो 2 है। ठीक है, ये समझा, करंट रेशियो समझा, करंट एसेट डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी। इस पे एग्जांपल लेंगे, न्यूमेरिकल सब करेंगे, अभी के लिए समझ में आ रहा है जितना मैं बोल। नेक्स्ट एक और इसके रिलेटेड इंपॉर्टेंट रेशियो, क्विक एसेट रेशियो। कौन सा? क्विक एसेट रेशियो। क्विक एसेट रेशियो बोलते हैं, या इसको दूसरा एक नाम है एसिड टेस्ट रेशियो, एक और नाम है इसका एसिड टेस्ट रेशियो। एक लिक्विड रेशियो भी बोलते हैं, लिक्विड रेशियो भी एक नाम है इसका। क्विक एसेट एसिड टेस्ट रेशियो, अब ये क्या है, तो ये है क्विक एसेट, सॉरी ये क्विक एसेट नहीं, क्विक रेशियो बोलेंगे, सॉरी क्विक रेशियो। क्विक रेशियो कैसा है? क्विक रेशियो, क्विक एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी, क्विक एसेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। सर ठीक है, करंट एसेट समझ में आया था, करंट एसेट डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी, उसमें करंट एसेट समझ में आ रहे थे कि करंट एसेट किसको बोलते हैं।
सर ये क्विक एसेट क्या है, क्विक एसेट और इस रेशो का मतलब क्या है? तो अभी जैसे मैं बता रहा था कि जब आपको चीजें बेचनी पड़ती है तो उसके पैसे एक तो पूरे नहीं मिलते और कभी कभी तो चीजें जल्दी बिकती भी नहीं। जितनी जल्दी हमको पैसों की जरूरत है उतनी जल्दी हमारी चीजें बिकती भी नहीं है। तो क्विक रेशो क्या बताता है? क्विक रेशो बताता है कि अगर ठीक है आपको बहुत ही अर्जेंसी में समझो आज के आज या 2 दिन में या 3 दिन में मुझे मेरी करंट लायबिलिटी खत्म करनी है, मुझे करंट लायबिलिटी का पेमेंट करना है, तो मुझे जल्द से जल्द पैसे चाहिए, अभी क्या अभी चाहिए ऐसा भी समझो। तो ऐसे केस में जो है ना डेटर से अगर मांगने जाओ तो ठीक है, डेटर्स तुरंत पैसे दे सकते हैं, उनको पैसे बोल दे, उनको अर्जेंसी बताए, थोड़ा बहुत कम करके वो पैसे दे सकते हैं। बट इन्वेंट्री वगैरह जो है, स्टॉक जो है, स्टॉक ऐसा नहीं कि जल्दी बिकेगा, तुरंत बायर रेडी होगा हमारे लिए कि हम बेचने जाए तुरंत कोई तो खरीदने के लिए रेडी है और वो हमसे पैसे हमको पैसे दे के हमारे गुड्स खरीद लेगा, ऐसा जरूरी नहीं है। तो इसका मतलब हुआ कि क्विक एसेट किसको बोलेंगे कि जो एसेट तुरंत पैसों में कन्वर्ट हो जाए, उसके बदले तुरंत पैसे आ जाए, ऐसे एसेट बोलते हैं क्विक एसेट। और क्विक एसेट निकालते कैसे? तो क्विक एसेट का फॉर्मूला देख लो। क्विक एसेट इज इक्वल टू करंट एसेट, सारी करंट एसेट देखो, करंट एसेट मतलब प्रीपेड एसेट, सॉरी स्टॉक देखो, इन्वेंट्री देखो, डेटर्स देख लो, प्रीपेड एक्सपेंस देखो, सारी करंट एसेट में से दो चीजें हटा दो, दो मत पकड़ो। कौन सी? इन्वेंट्री मतलब स्टॉक। क्यों मत पकड़ो स्टॉक इन्वेंट्री? क्योंकि मैंने जैसे कहा वो तुरंत कैश में कन्वर्ट नहीं होता, टाइम लगता कैश में कन्वर्ट होने में। तो इन्वेंट्री और दूसरा क्या? दूसरा माइनस करो प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंसेस क्यों माइनस कर रहे हैं? इन्वेंट्री तो समझ में आ गया कि वो तुरंत कैश में कन्वर्ट नहीं होता, बेचने के टाइम लगता, बट प्रीपेड एक्सपेंसेस, सर बोले प्रीपेड एक्सपेंसेस इसलिए माइनस करने हैं क्योंकि प्रीपेड एक्सपेंसेस के बदले तो पैसे ही नहीं मिलते। हम प्रीपेड एक्सपेंसेस किसको बोलते हैं कि कोई खर्चे के बदले हम एडवांस में पैसे पे कर रहे हैं। जैसे कि मुझे किसी से सर्विस लेनी, मुझे मेरा कंप्यूटर रिपेयर करके लेना है, तो कंप्यूटर रिपेयर करने के लिए समझो 5,000 रुपए लगने वाले, तो मैं उसको बोलता हूँ ये 2,000 रुपए एडवांस में ले, ये मेरा कंप्यूटर ले, फिर मुझे कंप्यूटर रिपेयर करके दे, बाकी के 3 दे दूंगा। तो अभी जो मैंने 2,000 पे कर दिए, ये 2,000 तो मैंने एडवांस में पे कर दिए, प्रीपेड है 2,000। और क्यों दिए हैं? तो मेरा कंप्यूटर रिपेयर करने के लिए दिए। तो जनरली अब ये 2,000 वापस थोड़ी मिलने वाले हैं, ये 2,000 मुझे वापस नहीं मिलने वाले, इसके बदले तो कंप्यूटर रिपेयर करके मिलेगा, सर्विस मिल जाएगी, सामने वाला पैसे नहीं देगा, सामने वाला सर्विस दे देगा। तो जनरली जो प्रीपेड एक्सपेंसेस होते हैं उसके बदले कुछ ना कुछ वस्तु मिलती है, नहीं तो फिर पैसे मिल जाते हैं, कुछ तो एक जो भी आइटम हमने खरीदना है वो आइटम मिल जाएगा, नहीं तो फिर हमको सर्विस मिल जाएगी। तो प्रीपेड एक्सपेंसेस के बदले पैसे नहीं मिलते, इसलिए फिर जब क्विक एसेट ढूंढनी होती है तो क्विक एसेट करंट एसेट माइनस इन्वेंट्री माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस ऐसे करके दूंगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? क्विक रेशो या एसिड टेस्ट रेशो फॉर्मूला है क्विक एसेट डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी। क्या मतलब है इसका? तो अगर इमीडिएट लायबिलिटी पे करने के लिए जरूरत पड़े आपको, पूरी करंट लायबिलिटी अभी क्या अभी पे करनी है, तो क्या आपके पास इतनी सारी एसेट्स है क्या जो जल्द से जल्द कैश में कन्वर्ट हो सकती है, उसको बोलेंगे क्विक एसेट। क्विक एसेट का फॉर्मूला है करंट एसेट माइनस इन्वेंट्री माइनस प्रीपेड एक्सपेंस। इसका भी एक इंडस्ट्री नॉर्म्स है, इंडस्ट्री नॉर्म बोले इसका भी एक स्टैंडर्ड रेशो है, बोले आपका मिनिमम करंट क्विक रेशो 1 होना चाहिए। 1 होने का क्या मतलब है? 1 होने का मतलब है कि आपकी क्विक एसेट एटलीस्ट करंट लायबिलिटी की इतनी तो भी होनी चाहिए, जितनी करंट लायबिलिटी उतनी क्विक एसेट होनी चाहिए, दोनों एटलीस्ट इक्वल होने चाहिए, जबकि हम तुरंत पैसे मतलब उतने पैसे ला सकते हैं और पेमेंट कर सकते हैं, तो उसको बोलते हैं क्विक रेशो। ये समझे? तीनों रेशो या तीनों चीजें, वर्किंग कैपिटल, करंट रेशो और क्विक रेशो। ठीक है, अभी के लिए इसके न्यूमेरिकल नहीं ले रहे हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके न्यूमेरिकल्स लेंगे, इस पे और कुछ डिस्कस करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे, चलेगा? तो चलो आज के लिए रुकते हैं। अगेन अगर आपने पूरा लेक्चर देख लिया, आप यहाँ तक रुक गए थे, आपको अगर 100% समझ में आ रहा है तो कमेंट करो, और भी लोगों को बताओ, आपको फायदा हो रहा है तो और किसी को भी ये लेक्चर्स को रिकमेंड करो। ठीक है, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।